मतलब ये एक तरह से कानून है। पर ये हमारी जिंदगी का पार्ट मिसकंसेप्शंस भी होते हैं और वो मिला क्यों कि स्ट्रॉन्ग विल पावर थी। उसकी वजह से हम नेगेटिविटी को भी अट्रैक्ट कर लेते हैं। सबकॉन्शियस माइंड की पावर क्या है? ये कहीं ना कहीं हमारे सनातन के साथ जुड़ा हुआ। हम वही चीजें अट्रैक्ट करते हैं जो हम एक्चुअल में होते हैं, 100+ एज के हैं। जिससे आप अपना सबकॉन्शियस प्रोग्राम कर सकते हैं। क्या ये आपके जीन्स में है? आप वहाँ प्रेयर कर रहे हैं, जैसे ही सूर्य उदय होता है वी ऑल आर वन, वैसे ही करती एनर्जी वाले लोग भी मिलना शुरू करेंगे। ये पास ही आ जाता तो मैनिफेस्टेशन तो पहले शुरू होती है। है। मैनिफेस्टेशन और एनर्जी दोनों हैंड इन हैंड चल सकते हैं। करियर गोल्स को कैसे अचीव करने में हमारी मदद कर सकते हैं। आपके हाथ पैर चल रहे हैं, आपको कुछ तो अच्छा होगा उसका कदम ले रहे हैं, पैरेलल एनर्जी आपको अट्रैक्ट होगी। यानी कि आपका पूरा पूरा यूनिवर्स ही जो है वो पोल्यूटेड होगा। पर वो पीस नहीं आता, भागते जाओ। हेलो फ्रेंड्स, कड़क चाय के साथ आज शाम को फिर हम मिल रहे हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका नाम है डॉक्टर अपर्णा पांडे एंड शी इज एनएलपी एक्सपर्ट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ये सब आपने सुना होगा, पर इस पे काम कैसे करते हैं, इसे कैसे अपनी लाइफ में लेकर आते हैं, इसके द्वारा आप ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे उठा सकते हैं, आज इन्हीं सभी बातों पे बात करेंगे हमारे इस पॉडकास्ट में। सो मैम, वेलकम। थैंक यू सो मच सर, और विद लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, थैंक यू सो मच यहाँ पे मुझे बुलाने के लिए और इतना प्यारा इंट्रोडक्शन देने के लिए। वेलकम मैम। मैम, अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे तो आई गॉट टू नो कि आप पहले एज अ डेंटिस्ट प्रैक्टिस कर रही थी और एक इतना बड़ा चेंज आया आपकी लाइफ में कि आप आज एनएलपी एक्सपर्ट हैं। थोड़ा सा उस बारे में बताना चाहेंगी? अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ को ना शेयर करते हुए थोड़ा सा ये बताएं कि आपने मैनिफेस्टेशन को, एनएलपी को क्या सीखने के बाद ही अपने अपनी लाइफ में आते हुए देखा, या पहले भी ये आपकी लाइफ में होती थी पर शायद आप इसको उन वर्ड्स के माध्यम से जानती नहीं थी? थोड़ा सा बताइए प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने ये बात सही बोली कि एनएलपी हो या मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जी। ये वर्ड्स तो अब आ रहे हैं, ये वर्ड्स हम अब सीख रहे हैं, पर ये हमारी जिंदगी का पार्ट तब से है जब हम इनके बारे में जानते भी नहीं थे, बिल्कुल। सुनते भी नहीं थे। जी। तो मैनिफेस्टेशन की अगर मैं बात करूं तो जो भी चीजें मेरी लाइफ में हुई है, मैं हमेशा ये देखती हूँ जब रिफ्लेक्ट बैक करती हूँ कि जो भी मैंने चाहा वो मिला। और वो मिला क्यों कि स्ट्रॉन्ग विल पावर थी, स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम था, एक पॉजिटिव माइंडसेट था। तो ये सारी चीजें अनफोल्ड हुई जब मेरी लाइफ में एनएलपी है। आई गॉट दैट क्लैरिटी कि क्यों ऐसा हो रहा था। पर ये चीजें तो तब से मेरे लाइफ का पार्ट है जब मुझे शायद ध्यान ही नहीं था इन चीजों का। मतलब ये एक तरह की, जैसे आपने बात बोली कि एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट था, तो कहीं ना कहीं वो एनवायरनमेंट आपको उन पॉजिटिव चीजों की तरफ खींच रहा था, लेकर जा रहा था। बिल्कुल, और ये सबके साथ ही ऐसा है। जितने भी लोग हैं जो बिलीव नहीं भी करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, या जो ये नहीं जानते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर क्या है, पर सबकॉन्शियस माइंड तो सबके पास है और वो जी। सबके लिए इक्वली वर्क कर रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन लॉ है तो आपके लिए भी सेम है, मेरे लिए भी और ऑडियंस के लिए भी सेम है। मतलब ये एक तरह से कानून है कि कानून। हम जो चीज चाहेंगे वो अट्रैक्ट होगी हमारी तरफ। जी बिल्कुल। इसमें ना कई सारे मिसकंसेप्शंस भी होते हैं। ठीक है, बहुत सी ऐसी धारणाएं होती हैं कि ये काम नहीं करता, या अगर मान लीजिए कि मन में विचार गलत आ जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि अच्छे विचार आए, पर फिर भी गलत विचार आ जाते हैं। अब मन को रोका नहीं जा सकता, तो क्या उसकी वजह से हम नेगेटिविटी को भी अट्रैक्ट कर लेते हैं, चाहे हम ना भी चाहते हों तब भी? हम वही चीजें अट्रैक्ट करते हैं जो हम एक्चुअल में होते हैं, वास्तव में होते हैं, या जो हम महसूस करते हैं। तो बेसिकली हमारा एक लंबे अगर दायरे में देखें तो बहुत सारे लोगों का ध्यान जो होता है हैविंग पे होता है कि मुझे ये चीज चाहिए। और जब वो चीज चाहिए और अभी आपकी रियलिटी अगर उस अकॉर्डिंग नहीं है, तो आपको आएगा फियर, डाउट, अब वो इमोशंस जनरेट हो रहे हैं, तो हैविंग भी वैसे ही होगी। तो पहले हम ऐसा कहते हैं कि पहले आप अपनी बीइंग पे काम कर लीजिए, जो आपको चाहिए पहले वैसे बन जाइए। तो अगर कोई नेगेटिव एनवायरनमेंट है, अगर आप नहीं पॉजिटिव सोच पाते हैं या बहुत चीजों से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उन्हीं चीजों के लिए बनी है एनएलपी। उन्हीं चीजों के लिए है कि कुछ टेक्निक्स हैं जिससे आप अपना सबकॉन्शियस प्रोग्राम कर सकते हैं, रीप्रोग्राम कर सकते हैं, और एक पॉजिटिव बीइंग में आकर आप अपनी एक्चुअल जो आपकी डिजायर्ड हैविंग है वहां पहुंच सकते हैं। तो क्या ये रीप्रोग्रामिंग, जैसे आपने कहा ये प्रोग्राम नहीं रीप्रोग्राम है, तो क्या इसका मतलब ये है कि जो आपकी डेस्टिनी में था
वो प्रोग्राम था, रीप्रोग्राम करके हम उसके कुछ लेफ्ट राइट जा सकते हैं। इज दैट सो? हाँ, डेस्टिनी एक वर्ड है आपने ले लिया, लेकिन मैं अगर डेस्टिनी में ज़्यादा ना जाऊँ और एक नॉर्मल बात करती हूँ जो सारे लोग समझते हैं। अब जब जन्म लेते हैं, तो जन्म के पहले भी जैसे अभिमन्यु की बात हम करते हैं तो वो अभिमन्यु जो है गर्भावस्था में उसको पता था कि चक्रव्यूह कैसे तोड़ना है, उसने सीखा। वहाँ वो सबकॉन्शियस माइंड था जो एक्टिव था। अब इसको सनातन से भी समझ सकते हैं, नहीं तो अगर लेमैन में भी आप समझे तो बच्चा जब पैदा होता है तब से वो कुछ ना सेंस ऑर्गन्स तो से काम कर रहे हैं, सबकॉन्शियस में चीजें जा रही है, धीरे धीरे समझना शुरू करता है। तो ये उसकी प्रोग्रामिंग शुरू हो चुकी है वहां से। अब यहाँ पे अगर निगेटिव माइंडसेट है, निगेटिव एनवायरनमेंट है, उसने हमेशा ये देखा कि मेरे पेरेंट्स मुझ पर बिलीव नहीं करते, मुझे हमेशा बुली किया जाता है, मेरे मिस्टेक्स पे मुझे डांटा जाता है, तो बहुत सारे उसके जो बिलीफ सिस्टम है वो डेवलप हो जाता है। एक कहते हैं जिसको माइंडसेट। अब उस माइंडसेट के अकॉर्डिंग उसकी लाइफ में हर एरिया में अफेक्ट आएगा, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो जो नेगेटिव वाली चीजें हैं वहां पे हमें रीप्रोग्राम की जरूरत होती है। रीप्रोग्रामिंग हम करते हैं एनएलपी के थ्रू, ताकि आप अपनी डिजायर्ड लाइफ जी सके बियॉन्ड योर लिमिटिंग बिलीव्स। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि जो हम एनएलपी की बात कर रहे हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एंड मैनिफेस्टेशन, ये आज की बात नहीं, आज की धारणा नहीं, ये कहीं ना कहीं हमारे सनातन के साथ जुड़ा हुआ है। मैं इस पे बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि ये हमारे सनातन से जुड़ा हुआ है, स्पेशली ये वर्ड मैनिफेस्टेशन। और अगर आप देखें तो हमारा जो सनातन है हमें कितनी अच्छी बातें सिखाता है। हमारे भारत का कल्चर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रिच कल्चर है, और जितनी अच्छी चीजें हमारे कल्चर में है, चाहे वो मंत्र ले लें आप या कोई रिचुअल है। अगर सिर्फ हम दिया जलाने की बात करें, सुबह शाम जो आप अपने मंदिर में दिया जलाते हैं, फायर एलिमेंट, पॉजिटिविटी आ रही है, आप वहां प्रेयर कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, तो यही तो हम नए पैकेट में सीख रहे हैं वेस्टर्न कल्चर से। बट ये हमारा है, तो ये जब आपकी लाइफस्टाइल में ही है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा सीखने की जरूरत नहीं है। लाइक मैं अपनी लाइफ पे जब रिफ्लेक्ट करती हूँ तो मैंने यही देखा कि मैं शुरू से इतने कल्चर में रिच थी कि मेरी सारी चीजें हमेशा पूरी हुई, कोई डाउट कभी आया नहीं कि ये कैसे होगा। हमेशा एक था कि यस आई एम वर्दी, आई कैन डू दिस, आई कैन क्रिएट माय ओन डेस्टिनी, सो एवरीबॉडी कैन। सो मतलब ये जो हम बात करते हैं एनएलपी और मैनिफेस्टेशन, ये वेस्टर्न कल्चर की देन है, एक्चुअली ये हमारे सनातन की देन है। सिर्फ ये वर्ड्स वहां से आए, बट कॉन्सेप्ट तो वही का वही है जो पहले हमारे सनातन में चल रहा है। नए पैकेट में हमारी पुरानी चीजें बेची जा रही है। हाँ, ऑफ कोर्स हमारे पास इतने सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे अभी आपने अभिमन्यु का एग्जांपल दिया, ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अब जैसे एक बहुत पुरानी कथा है जिसमें कि सावित्री जो अपने हस्बैंड को खो देती है, तो वो अपनी जिद पे आती है कि नहीं, मैंने इतनी पूजा की है, इतना पाठ किया है, मुझे मेरा पति वापस चाहिए। तो वहां भगवान को भी हारना पड़ता है, उन्हें भी उनके प्राण वापस करने पड़े थे। तो ये भी एक तरह की मैनिफेस्टेशन ही है ना। बिल्कुल। और आप देखिए अभी चूंकि अब वो सतयुग वाला जमाना नहीं रहा, लेकिन आज भी मेडिकल साइंस इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाती, प्लेसिबो इफेक्ट बोल के साइड हट जाती है। पर इस बहुत चीजों का एक्सप्लेनेशन नहीं है आपके मेडिकल साइंस में भी, क्योंकि आपका विल पावर ऐसा है ना, उस विल पावर से आप लंबा जी सकते हैं, आप हेल्दी रह सकते हैं, आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं, अपनी डेस्टिनी बना सकते हैं, सारी चीजें यू कैन डू। और ये देखा गया है कि अगर आपकी इच्छा है जीने की, स्वस्थ होने की, और निराशाजनक आप बातें नहीं करते, आप हेल्दी होने की बातें करते हैं, तो आप स्वस्थ भी रहते हैं। एक बड़ी सामान्य सी चीज मैंने देखी, किसी से भी मैं पूछती हूँ कि किस चीज की दवा खा रहे हो, तो कह रहे थे बीपी के लिए दवा खा रहा हूँ, शुगर के लिए दवा खा रहा हूँ। कोई नहीं बोलता कि मैं ठीक होने के लिए दवा खा रहा हूँ। तो आप तो मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं वर्ड से भी, आपके माइंड में भी ये चल रहा है कि मुझे बीपी की दवा खानी खानी, शुगर की दवा खानी खानी। आपने कभी ये सोचा है कि मैं ठीक भी हो सकता हूँ? और ठीक होने वाले लोग सिर्फ अपने विल पावर से भी ठीक हो जाते हैं, अगर आप इनिशियल स्टेज में केयरफुल है। बिल्कुल। आपने कुछ समय पहले बात की थी कि आपकी फैमिली में कुछ लोग 100+ एज के हैं और कुछ 90s में भी हैं, एंड दे आर वेल, मतलब बहुत अच्छे से चल फिर सकते हैं, बहुत अच्छे से स्वस्थ हैं अभी भी। तो क्या आप अपनी फैमिली से जो कहती हैं कि आपका एनवायरनमेंट बचपन से अच्छा रहा है, इज दैट समथिंग लाइक कि वो एनवायरनमेंट था जिसकी वजह से आपकी फैमिली में आप ऐसे लोगों को देख रही हैं? क्या ये आपके जीन्स में है? और क्या वो चीज़ अगर आपके जीन्स में है तो क्या दूसरे भी अपने जीन्स में उसे
कर सकते हैं, रख सकते हैं, ला सकते हैं, अपनी लंबी ज़िंदगी जी सकते हैं, खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं। क्या ये सब कुछ मैनिफेस्टेशन के साथ हो सकता है? ये बिल्कुल पॉसिबल है। मेरी नानी 110 इयर्स की थी जब वो इस दुनिया से गई। तो उनकी लाइफ में मैंने बड़ी सारी चीजें देखी। एक बार उनको डबल निमोनिया हो गया था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, पर उनको ये था कि नहीं, मुझे अगली होली में ये वाले कपड़े पहनने हैं। दोनों पैर में इनके जॉइंट्स की हड्डी टूटी, 2 बार इम्प्लांट पड़ा जब वो 90s में थी। एक बार 90 इयर्स की, एक बार 92 इयर्स की, पर दोनों बार वो उस इम्प्लांट वाला जो उनका ऑपरेशन था सक्सेसफुल रहा। उनका विल पावर बहुत स्ट्रांग था। उनकी लाइफ में ऐसी चीजें थी, पर विल पावर के साथ साथ उनके एक्शंस भी बहुत स्ट्रांग थे। ऑफ कोर्स, अगर एक तरह से देखा जाए, निमोनिया हो रहा है, डॉक्टर कह रहे हैं कि आप जी नहीं पाओगे, वो कह रहे हैं मेरे को अगली होली देखनी है। तो इट मींस कि वो मैनिफेस्ट कर रही है, वो मैनिफेस्ट कर रही थी। हम सब वो होप छोड़े हुए थे। जो डबल निमोनिया था और पता था कि अभी नहीं बचेंगे, डॉक्टर कह रहा 3-4 दिन की बात है, पर उनको था अच्छा अगली होली मुझे इस कलर की साड़ी पहननी है, ये करना है। शी वाज मैनिफेस्टिंग इट, और उन्होंने बहुत हेल्दी लाइफ जी है। मेरे दादा दादी ईश्वर की कृपा से हैं, 95 प्लस हैं वो भी, और वो भी बहुत हेल्दी लाइफ में है। लेकिन इनकी अगर मैं रूटीन की बात करूं तो ये सूर्यदेव के साथ उठते हैं, सूर्यास्त के साथ सोते हैं, पूजा करते हैं नियम से। अब पूजा का मतलब मैं ढोंग की बात, ढोंग पर पंच की नहीं कर रही, पर आप जब पूजा करते हैं, वही जो मैंने पहले बोला कि यू आर वेरी ग्रेटफुल, थैंकफुल फॉर वॉट एवर यू हैव, सो यू आर जनरेटिंग पॉजिटिव इमोशंस, लिव कर रहे हैं, उस आपके बॉडी के सेल्स उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, खुशियां एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो जो आप अंदर से हैं वही आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे सूर्य उदय होता है तो वो उठते हैं, यानी कि वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं और इंफ्रारेड को से दूर रहते हैं कहीं ना कहीं। तो मतलब वो पॉजिटिव एनर्जी को लेते हैं, जिसे कहते हैं ना कि ब्रह्म मुहूर्त का पूरा लाभ उठाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर सारे के सारे एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल में जिए तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट सबके ऊपर आएगा। फर्क पड़ता है फिर हम क्या खाते हैं, क्या बोलते हैं, और खाने के बाद, जब कंज्यूम करने की बात मैं करती हूँ, सिर्फ भोजन ही नहीं है, आप क्या कंटेंट भी कंज्यूम कर रहे हैं, क्या रील्स देख रहे हैं, कैसे लोगों से आप व्यवहार बनाते हैं, कैसी बातें करते हैं। तो शब्दों के भी बड़ी इंपॉर्टेंस है। शब्दों में एनर्जी है। तो जितने अच्छे हमारे शब्द, जितना अच्छा भोजन, जितने अच्छा एनवायरमेंट, जिन लोगों के साथ हम ज्यादातर रहते हैं, वैसी चीजें हम अपनी लाइफ में डेवलप करते हैं। और फिर उस चूंकि एनर्जी बढ़ गई, आप उस वाइब्रेशन में आ गए, अब उसके पैरेलल एनर्जी आप अट्रैक्ट करेंगे। एंड दिस हैपेंस, और यही मैंने अपनी लाइफ में भी देखा, क्योंकि एक लंबे समय तक ऐसा हुआ जब तक मैं बाहरी वातावरण से बहुत ज्यादा अफेक्टेड नहीं थी। तो मैंने अपनी लाइफ में देखा कि आई एम ओनली अट्रैक्टिंग वट एवर आई डिजायर, और बड़ी जल्दी से हो जाता था। फिर जब डाउनफॉल आया तो मुझे लगा नहीं, मैनिफेस्टेशन तो नेगेटिवली भी काम कर रही है। नाउ आई रियलाइज कि वो नेगेटिवली क्यों काम करती थी। अब वापस से आई एम बैक ऑन ट्रैक, क्योंकि मुझे पता है कि रिचुअल्स जो भी हमारे हैं, जो भी हम टेक्निक्स अभी सीख रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में या मैनिफेस्टेशन जो वेस्टर्न कल्चर से सीख रहे हैं, पर वो हमारे सनातन में ही था। सूर्यदेव को जल देना, आप सुबह वाटर के साथ कुछ कर रहे हो, शिवलिंग पे जल दे रहे हो वाटर के साथ, यू आर प्लेइंग विद द वाटर एलिमेंट, और ग्राउंडिंग कर रहे हैं। हम नंगे पांव मंदिर जाते थे, गोवर्धन परिक्रमा लोग करते हैं आज भी, नंगे पांव करते हैं। यू आर डूइंग ग्राउंडिंग, यू आर डूइंग एवरीथिंग, अपने 5 एलिमेंट से आप जुड़े हुए हैं। तो ये तो हमारा ही है, आप नए नए तरीके से सीख रहे हो। राइट राइट। आपने कहा जितने अच्छे शब्द, क्योंकि आपने जब वो मैनिफेस्टेशन की बात की, तो जितना अच्छा भोजन, जितना अच्छा एनवायरनमेंट, जितने अच्छे शब्द, ये शब्द सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि आप जब किसी को राय देते हैं तो वो भी अच्छे शब्दों के रूप में जाए, अच्छी अच्छी एक राय के रूप में जाए। तो मुझे लगता है कि मैनिफेस्टेशन, अगेन ये एक आज का नया वर्ड है, बट ऐसा लगता है कि जैसे कि ये सिर्फ अपने लिए काम नहीं करता, आपके पूरे आउटर सर्कल, आपके पूरे एनवायरनमेंट के लिए काम करता है। कि अगर उस आउटर सर्कल में कोई पशु पक्षी भी आते हैं तो उनकी शायद आयु बढ़ जाती है, उनके शायद सेल्स इतने एक्टिवेट हो जाते हैं कि वो भी अच्छा जीवन जी पाते हैं। तो अगर मैं सही समझाऊं तो मेरे ख्याल में, आप प्लीज करेक्ट कीजिए अगर मैं गलत। आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। ये बात सच है कि आपकी एनर्जी से आपके आसपास के जीव जंतु, पेड़ पौधों पे भी बहुत असर पड़ता है। और शब्दों की जो बात आपने बोली कि हमें दूसरों से भी अच्छे शब्दों का यूज करना चाहिए, बातें करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है अरे मैं तो सत्य बोलूंगा, सच बोलूंगा, लेकिन सच को सही तरीके से बोलना जरूरी है ना। आप किसी को सच बोल रहे हैं पर उसमें नेगेटिव वर्ड्स हैं,
तो जैसे हम अपने मोस्टली अपने बच्चों के साथ ऐसा बोलते हैं कि बच्चा अगर पढ़ने में कमजोर है तो उसको कह दिया अरे तुम नालायक हो, तुम पढ़ नहीं सकते, तुम ये वो कुछ भी बोल दिया। अब उस बच्चे के डीपर बिलीव में वो बैठ गया। आप उसको पॉजिटिव तरीके से भी कह सकते हैं कि बेटा अगर तुमने थोड़ी और मेहनत करी तो तुम तो और भी ज्यादा अच्छे बन जाओगे, और भी ग्रेट चीजें कर पाओगे, तुम ऑलरेडी इतने अच्छे हो। चाहे किसी को लुक्स पे भी कमेंट कर रहे हैं तो कहते हैं कि तुमने आज आज वाइफ को बोल दिया कुछ तो भाई इस अगर तुमने रेड कलर की साड़ी पहनी तो तुम और भी ज्यादा खूबसूरत लगोगी। आप ऐसे बोल सकते हो। तो ये एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है एक नॉर्मल लाइफ में भी, और मैनिफेस्टेशन में तो 100% डाल सकता है। तो हमारे श्रोताओं के लिए एक बहुत अच्छी टिप है कि अगर उनके जीवन साथी कोई ऐसे कपड़े पहनते हैं जो उनको पसंद नहीं है तो वो ये ना बोले कि ये तुमने अच्छे कपड़े नहीं पहने, बल्कि उनको बोले कि ये कपड़े तुम पे और ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो उससे शायद आपकी पर्सनल रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा चलेगा। बहुत फर्क पड़ता है इससे कि आपने शब्दों का किन शब्दों का चुनाव करा है। तो लोग बहुत हार्श होते हैं इस चीज पे, कह रहे मैंने तो सच बोला, तुम्हें बुरा लगे। नहीं, आप सच बोलो सही तरीके से। क्या ऐसी कुछ आदतें या फिर कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज होती हैं जो हम अपने डेली लाइफ में अपने प्रैक्टिस में ला सकते हैं, जिससे कि हमारी जैसे कहा ना कि पॉजिटिव वर्ड्स वो ऐड ऑन हो सकें, हमारा एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो सके, मैनिफेस्टेशंस काम कर सकें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर सके। शायद अगर ये चीज़ें काम करेंगी तो एनएलपी वाली ही चीज़ टेक्निक जो है वो हमारी लाइफ में ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाएगी। थोड़े कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस, डेली हैबिट्स, ऐसे कुछ चीज़ों पे आप प्रकाश डालिए प्लीज। आज मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से वो चीजें शेयर करती हूँ जो मैं खुद अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ऑफ कोर्स, प्लीज प्लीज। तो सबसे पहले तो जब दिन की शुरुआत होती है और दिन का अंत होता है, दोनों समय एक थैंकफुलनेस होनी ही चाहिए, और वो एक वे ऑफ लिविंग है। तो जिनकी आदत नहीं है ग्रेटफुलनेस वाली, जिनको हमेशा कंप्लेंट रहती है लाइफ से, वो पहले इसको एज ए एक्सरसाइज करें, लेकिन ये बाद में आपके लाइफस्टाइल का पार्ट बन जाएगी। सो बी थैंकफुल अबाउट एवरीथिंग अराउंड। आप कभी भी ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरे पास कुछ नहीं है, भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया। आपके पास अरबों खरबों की संपत्ति, आपका शरीर और आपका माइंड काम कर रहा है, वो है। अभी हम इस जगह पे बैठे हैं, इतना इतना सारा सेटअप है, इतना ब्यूटीफुल सेटअप है, इतना अच्छा ऑफिस है। सो वी कुड बी थैंकफुल अबाउट एवरीथिंग अराउंड। तो हर दिन 5 ऐसी चीजें ढूंढें जिसके लिए आप थैंकफुल हैं। ये आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लाएगा। जो भी सुन रहे हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ कि 66 डेज तक 5 ऐसी चीजें ढूंढे हर दिन जिसके लिए आप थैंकफुल है रियल में, और उसको नोट डाउन करें। 66 दिन के बाद में ये आपका पैटर्न हो जाता है, आपको हर जगह अच्छा दिखना शुरू हो जाएगा। उसके बाद अफर्मेशंस। तो लोग आजकल ये अफर्मेशन की टेक्निक करते हैं सुन के, पर हमारे यहाँ तो अफर्मेशन हमारे मंत्रों में ही होता था। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी सुबह सुबह कर लिया हमने, और बहुत सारी चीजें हैं ऐसी, बहुत सूर्यदेव को जल देने का मंत्र, बहुत सारी चीजें। अगर आप सनातन से नहीं भी जुड़े हुए हैं तो आप सिर्फ अच्छे शब्दों का प्रयोग कर लें, है ना। तो कुछ भी अपने लिए ही सुबह सुबह बोलो, आई एम वर्दी, आई एम ब्लेस्ड, आई एम लव, माई लाइफ इज अ ब्लेसिंग। कुछ ऐसे शब्दों का यूज कर ले। किसी भी ईश्वर को मानते हैं, उस भगवान का नाम ले ले। तो मैं चैंटिंग जरूर करती हूँ। अभी मैं आपके पास आ भी रही थी तो पूरे टाइम रास्ते में 1 घंटे का ट्रैवल था। आई केप्ट ऑन चैंटिंग। तो एनर्जी अपने आप आपकी हाई हो जाती है। आपके आसपास जितने लोग हैं, लिविंग नॉन लिविंग, आपके अननोन नोन, आप उनको हमेशा मन से ब्लेस यू बोलो, उनके लिए भी अच्छे प्रेयर्स करो। वो जो आप दे रहे हो इन्वायरमेंट में, वो मल्टीप्लाई होके आपके पास आता है। पर लोग मोस्टली इस चीज में रहते हैं, जजमेंट में, ब्लेम में, हेट्रेड में, जेलसी में। बट जितना आप इन इमोशंस को जियोगे, यही आएगा आपकी लाइफ में। तो आप डिसाइड कर लो कि सुबह से मुझे कौन कौन से इमोशंस जीने हैं, जो अपनी लाइफ में चाहिए वो जियो, और वो देना शुरू कर दो, बांटना शुरू कर दो। इट विल कम ऑटोमेटिकली। और यही मैं करती हूँ, यही मेरे खुश रहने का सबसे बड़ा रीजन है। मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपके विचार सुन रहा हूँ, तो इसे सुनते-सुनते मुझे ना कुछ चीज़ें याद आती हैं। जैसे मुझे याद है कुछ दिन पहले मेरे पास एक क्लाइंट आए, तो वो बता रहे थे कि रास्ते में आते-आते मैं मेट्रो में आया, और वो कहते कि मैं मेट्रो में आते-आते चुप बैठा हूँ, आराम से बैठा हूँ, और कभी मैं फर्श की तरफ देख रहा हूँ, कभी मैं सामने की तरफ देख रहा हूँ, और मैं बस किसी को कर्स किए जा रहा हूँ। तो यानी कि वो कहीं न कहीं अपने अपने दिनचर्या, अपना एनवायरनमेंट सब कुछ खराब करते जा रहे हैं, और इवन दो वो यहाँ आ रहे थे। और आपने जैसे बोला ना कि अपने एनवायरनमेंट में सबको ग्रैटिट्यूड करो, कुछ देने की कोशिश करो। तो वो आपने पहले बात बोली कि हम पहले सनातन से जुड़े हुए थे।
आज भी जुड़े हुए हैं कई बहुत सारे लोग, पर बहुत से लोग जो हैं वो आज की भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में उन चीज़ों को छोड़ते जा रहे हैं। जब हम उठते थे पहले, तो उसके बाद नहाने-धोने के बाद हम सबसे पहले सूर्य को नमस्कार करते थे, सूर्य को जल चढ़ाते थे, गाय को चारा खिलाते थे। तो एक तरह से आप फ़ीड किया करते थे, ठीक कंट्रीब्यूट। है? कंट्रीब्यूशन होता था, ठीक है? तो एक तरह से आपने क्या किया कि आपने किसी का पेट भरा और साथ ही साथ उसे प्यार भी देते थे। उसके माथे पे, उसके सर पे हाथ लगाते थे, फेरते थे। तो आपने प्यार भी दिया एनवायरनमेंट को। उसके बाद मतलब आपको अगर किसी का पेट भर रहे हो आप, तो डेफ़िनिटली वहाँ से दुआएँ भी आएँगी। तो एक पॉज़िटिव एनवायरनमेंट बनाएगा वो। तो वो चीज़ें आज हम कहीं न कहीं मिसिंग हम बहुत मिस कर रहे हैं। हाँ, अगर गाँव की बात करें तो फिर भी बहुत सारे लोग इस चीज़ में आज भी इन्वॉल्व्ड हैं। पर शहरों में रहने वाले लोग वो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। चीज़ें भूलते जा रहे हैं। और आज थोड़ा-सा ये नेगेटिव वाले की भी बात कर लेते हैं। आपने हाँ, बहुत बिल्कुल। अच्छी बात बताई, ये कर्ज़ वाली चीज़। तो जो लोग सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को कि आप जो भी किसी को भी बुरा बोलने के लिए, अगर मुझे आपको कुछ बुरा, खरा-खोटा सुनाना है, तो पहले तो मैं सोचूँगी कि मुझे क्या सुनाना है। वो इमोशन जनरेट करूँगी हेट्रेड वाली, तो सारी प्रोसेसिंग तो पहले मेरे अंदर हो रही है। राइट, आपको राइट। अफ़ेक्ट करे ना करे, पहले तो मेरे अंदर मैंने गंदे-गंदे केमिकल सीक्रेट कर लिए सारे। अब मैंने आपको बोला, मेरे मुँह से जो बात निकलेगी, आपके कानों तक जल्दी पहुँचेगी या मेरे कानों तक? ऑफ़ कोर्स आपके कानों तक। मेरे बगल में है, बिल्कुल। तो वो सबसे पहले मेरे सबकॉन्शियस में जा रही है, मुझे नुकसान पहुँचा रही है। तो आप कभी भी बोलने से पहले, किसी के बारे में बुरा सोचने से पहले केयरफुल रहें कि आप अगर सामने वाले का 1% आपको लग रहा है कि आप बुरा कर पाएँगे, तो अपना 1000% बुरा करने वाले हैं। और ये बिल्कुल गलत तरीका है जीने का। अगर मुझे आपसे कुछ कहना भी है, किसी से कोई दिक्कत है, वे ऑफ कम्युनिकेशन अच्छा कर लो, प्यार से बता दो, और वो भी हम हील कर सकते हैं क्योंकि आप मेरी वाइब्रेशन समझ सकते हैं। एनर्जी के मामले में हम सारे एक ही हैं, वी ऑल आर वन। तो टेलीपैथी जैसे काम करती है, या किसी के साथ मिलते ही लगता है कितना अच्छा इंसान है और आप कितना पॉजिटिव लगता है, बिकॉज यू आर दैट पर्सन। राइट। आप हो, इसलिए आपको वो चीजें मिल रही हैं। जैसे आप नेगेटिव रहोगे, आपका माइंड पॉल्यूटेड है, आपको सिर्फ वैसे ही गंदी एनर्जी वाले लोग भी मिलना शुरू हो जाएंगे, फिर आप बोलोगे कि यार दुनिया बहुत खराब हाँ, जैसे आपने बोला दुनिया बहुत खराब है, तो सारी दुनिया खराब वाली आपके पास ही आ आ जाएगी। जाएगी। वो फिल्टर हो जाएगी, आपका आरएस आपको अलाउ ही करेगा कि आप गंदे ही लोगों को देखो। हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि हम कभी कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है वहाँ पहुँचने के बाद बहुत सारे चैलेंजेस आएँगे। हमें वहाँ जाकर पहले गाड़ी अरेंज करनी है। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर मान लीजिए मैं कहीं बाहर गया हूँ, तो मैं अगर ये थॉट लेके जा रहा हूँ कि वहाँ जाके पहले मुझे टैक्सी अरेंज करनी है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तो वो सच में चैलेंज बन जाएगा। होटल को अगर मैंने बुक किया हुआ है, पता नहीं कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, उसका एनवायरनमेंट कैसा होगा। अगर वो नेगेटिव थॉट्स में लेके जा रहा हूँ, तो डेफ़िनिटली कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। आपको चेक इन करते समय ही कुछ ना कुछ चैलेंजेस आ जाएँगे। बट अगर आप एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ जा रहे हैं, तो हर चीज़ ऐसे निकलती है जैसे कि मक्खन की तरह, जिसे कहते हैं ना कि मक्खन की तरह चीज़ें सॉर्ट आउट आप होती जो रहती हैं। बिलीव करते हैं वही सामने आता है। जैसे मैं बहुत ज़्यादा सोलो ट्रैवलिंग करती हूँ और बहुत फ्रीक्वेंट करती हूँ। लेकिन मुझे हमेशा पता है माय ट्रैवलिंग इज़ ऑलवेज़ स्मूथ। आप मुझे कहीं भी भेज दीजिए, और मैं बड़ा बिलीव है मुझे ऊपर वाले पे कि सब सेफ रहेगा, सब अच्छा रहेगा, और वैसे ही रहता भी है। जी। लेकिन आप जैसे ट्रैफिक को भी कोस रहे हो, कभी आपको इरिटेशन में घर से निकले, आपको ट्रैफिक मिल जाएगा, ऑफिस में 2-4 एम्प्लॉयी छुट्टी मार लेंगे आपकी। वो सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि हम शुरू से माइंडसेट लेकर निकले, वही अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वही देखना चाहते हैं। राइट। और मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि जैसे मैम ने आज बहुत बात बोली कि ट्रैफ़िक ट्रैफ़िक के बारे में जैसा आप सोचेंगे, मैं जब ट्रैवल करती हूँ बहुत स्मूथ ट्रैवल होता है। बहुत से लोगों को जब हम पॉडकास्ट के लिए बुलाते हैं तो बहुत लेट हो जाते हैं, बट मैम वाज़ डॉट ऑन टाइम। तो ये मैं बताना चाहूँगा कि जैसे इन्होंने कहा कि मेरा ट्रैवल बहुत स्मूथ जाता है, तो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स जो मैंने आज सबसे पहले आते ही आपकी ये चीज़ नोटिस की ये है। मैंने मैनिफेस्ट भी करा है। आई एम ऑलवेज पंक्चुअल। मुझे मैं थोड़ा कॉर्पोरेट में कुछ टाइम मैंने जॉब करी, जी। तो लेट उठने सोने का वो हो गया था। तो कुछ हुँ। लोग बोलते थे बेटा यू आर नॉट डिसिप्लिन्ड। मैंने बोला नहीं यार, आई एम डिसिप्लिन्ड। फिर मैंने अपने आप को पहले बोला कि आई एम डिसिप्लिन्ड, आई एम ऑलवेज पंक्चुअल, आई एम ऑलवेज परफेक्ट। और मुझे आपने आज बोला और कैमरे पे बोला थैंक यू सो मच। आई फील कि हाँ, ये चीज़ पे मैंने काम कर लिया है। एक क्वेश्चन था मेरा कि हमारी लाइफ में क्या-क्या चैलेंजेस होते हैं या फिर मिसस्टेप्स होते हैं? मेरे ख्याल में हम वो चीज़ कवर कर ही चुके हैं कि आपकी थॉट प्रोसेस ही सबसे बड़ा एक चैलेंज हो सकती है। आपका थॉट प्रोसेस ही मिसस्टेप बन सकता है आपके लिए। जब आप नेगेटिव चीज़ों को के बारे में सोचेंगे तो डेफ़िनिटली एनवायरनमेंट आपका नेगेटिव हो जाएगा। पर वहीं अगर आप
पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो एनवायरनमेंट भी पॉजिटिव होगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका सबसे बड़ा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन दोनों हो सकता है। तो यही पीछे बैकग्राउंड में यही काम कर रहा है हमारा बिलीफ सिस्टम, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं ये चीजें हमेशा बनती बिगड़ती रहती हैं। तो आप देखो कि क्या मेरा पर्पस सर्व कर रहा है, व्हाट इज गुड फॉर मी, उसको एम्ब्रेस करना, और जो गलत मानसिकता बन चुकी है उसको छोड़ देना पीछे। और कुछ चीजें ना सर्टेन जगह पर भी काम आती है, हर जगह एक ही फॉर्मूला नहीं लग सकता। तो एक ओपन माइंड के साथ आप आगे बढ़े। अब हर जगह केयरफुल रहना सही नहीं है और हर जगह केयरलेस रहना भी सही नहीं है। तो यू शुड लाइक आइडेंटिफाई, एक प्रॉपर बैलेंस लेकर चलना। तो ये सब कॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग इसलिए मैं बोलती हूँ सबके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे हमारे मेडिकल में बेसिक लाइफ सपोर्ट का इम्पोर्टेंस है कि हमें उसके बिना डिग्री मिलती नहीं, हमें वो करना ही होता है। तो मुझे लगता है एनएलपी भी सबके लिए मैंडेटरी कर देनी चाहिए, ताकि आप अपने सबकॉन्शियस के बारे में समझो कि ये आपकी सुपर पावर है। आपने एनएलपी की बात की, ये इसके बारे में समझो, ये आपकी सुपर पावर है। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं दुबई आता-जाता रहता हूँ कई बार, क्योंकि हमारे कई बार सेशंस होते हैं वहाँ पर, काफ़ी कुछ कई बार आना-जाना पड़ता है। सो एक बार मैं एक जगह पे था और कॉर्पोरेट्स थे वहाँ पर काफ़ी, तो जानने को मिला, जैसे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स होती हैं, ठीक है? वो कई सारी किस्म की ट्रेनिंग्स होती हैं, तो वहाँ पर एक कल्चर बन चुका है कि वहाँ पर उन लोगों को जब वो कुछ एक टाइम पीरियड सर्व कर लेते हैं, जैसे 6 महीने का प्रोबेशनरी पीरियड सर्व कर लेते हैं, तो उनको सभी एम्प्लॉइज़ को एनएलपी ट्रेनिंग भी दी जाती है, ताकि वो अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखना है, अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखना है, अपने आप को हमेशा ऑन योर टोज़ कैसे रखना है, वो चीज़ें हमेशा वो खुद करें। करेक्ट, करेक्ट। क्योंकि कॉर्पोरेट में बहुत स्ट्रेस होता है। आई वाज़ आल्सो देयर, तो मुझे पता है कि वर्क प्रेशर है, डेडलाइन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर इसमें लोग एक कॉमन सी चीज़ ढूँढ लेते हैं, मेरा बॉस टॉक्सिक है, मेरा ऑफिस एनवायरनमेंट टॉक्सिक है। पर आप एक्चुअली अपने अंदर नहीं रिफ्लेक्ट करते कि क्या मैं ऑन टाइम हूँ? क्या मैं अपनी ड्यूटीज़ डेडलाइन के अंदर कर रहा हूँ? क्या मैं ऑफिस टाइम में ऐसा तो नहीं हुआ कि कलीग से गप्पे मारने लग गया या चाय पीने चला गया? सो आपके अंदर ही मिस्टेक्स होती हैं और आप इन चीजों को करेक्ट करना तब सीखेंगे जब आप एक राइट माइंडसेट में रहेंगे, अपने जॉब से प्यार करेंगे, कंट्रीब्यूशन वाली चीज भी रहेगी कि हाँ मुझे कुछ करके पैसे कमाने हैं, मुझे अपना 100% देना है। और अगर आप अपनी प्रेजेंट जॉब के लिए ग्रेटफुल हैं तो आप फ्लरिश करेंगे, आपको उससे ज्यादा हाई वाली जॉब मिलेगी, बहुत सारी चीजें होंगी। लेकिन बहुत लोग होते हैं जो अपनी प्रेजेंट जॉब को, करंट सिचुएशन को कोस रहे होते हैं और विश करते हैं कि मुझे बहुत अच्छी लाइफ मिल जाए, बहुत अच्छी लाइफ मिलेगी तो मैं ऐसा बनूंगा। वो नहीं हो पाता। आपकी बातों से कुछ चीज़ें याद आती, क्योंकि कॉर्पोरेट में मैंने भी काम किया हुआ है। सो आई आई ट्रूली बिलीव, बहुत सारे लोग होते हैं जो ब्रेक अडहेरेंस नहीं रखते। ब्रेक लेंगे, उनको मालूम है कि 15-15 मिनट के 2 ब्रेक्स होते हैं और 1 आधे घंटे की ब्रेक होती है, एंड दे आर ऑलवेज लेट कमिंग बैक। तो उसमें भी वो टॉक्सिसिटी जो होती है वो अपने मैनेजर या अपने अपने टीम लीडर के लिए होती है कि क्या हर 1-1 मिनट के लिए बोलता रहता है, बट वो बेचारा नहीं बोल रहा, उसका सिस्टम बोल रहा है। सो ही हैज़ टू से, ताकि आप टाइम पे रहें। वही जो चीज़ें होती हैं, नेगेटिव चीज़ें होती हैं, जब आप किसी के बारे में बोल रहे हैं जबकि गलती आपकी है, तो वो आप ही की लाइफ को इम्पैक्ट करती है। अब हम पढ़ते थे ना बचपन में, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब वो तो है ही नहीं कहीं पे कितने लोग याद रखते हैं भी। इसको। राइट। बहुत से लोग मैनिफेस्टेशन के बारे में समझ रहे हैं, बट एक्चुअली उसको प्रैक्टिस करने की शुरुआत अगर किसी को करनी हो, तो वो कैसे शुरुआत कर सकता है? मतलब ज़रूरी तो नहीं है कि पावरफुल वर्ड्स ही उसको फर्स्ट डे पे मिल जाएँगे। उसके लिए ट्रेनिंग अगर चाहिए तो ठीक है, आप सिखाती हैं, बट हर कोई आप तक शायद नहीं पहुँच पाए। तो वो अपने मेंटोर को भी कैसे सिलेक्ट करे, कैसे आप तक पहुँचे, इस बारे में थोड़ा-सा ब्रीफ कीजिए। आपने जब अपने मेंटोर को चूज़ किया तो क्या सोच के किया था? आपने भी कभी न कभी सीखा, अपने मेंटोर को चूज़ किया, तो क्या क्वालिटीज़ देख के आपने चूज़ किया था? एक्चुअली इसमें मैं अगर मैनिफेस्टेशन की बात करूँ तो ये तो कृष्णा की कृपा है, राधा कृष्ण की कृपा है कि लाइफ में इनबिल्ट थी। पर एनएलपी मैंने सीखा, एनएलपी जिनसे सीखा, ये भी आपको मैं बोलूँ कि यूनिवर्स गाइड ही कर देते हैं, भगवान आपको ले जाते हैं। मुझे पता ही नहीं था न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग क्या होती है। राइट। पर हाँ, मेरी उस समय प्रबल इच्छा थी एक सिचुएशन से बाहर निकलने की। आई वॉज गोइंग थ्रू द लोएस्ट ऑफ माई लाइफ और मेरे दिमाग में ये था कि ये तो मैं नहीं हूँ, मुझे इससे निकलना है, मुझे इससे निकलना है। एंड आई वॉज फाइंडिंग अ वे, और समडे एक एडवर्टीजमेंट मेरे फोन पे रिफ्लेक्ट करता है। मैंने उस वर्कशॉप को मतलब ज्वाइन करा और वहां से मुझे लगा कि यही चीज थी जहां पे मुझे आना था। नाउ एवरीथिंग इज सॉर्टेड। पर इसमें एक
चीज है जो होता है ओपन होना। आप रिसीव करने के लिए रेडी है क्या? राइट। आपका इंटेंट है क्या? तो मैनिफेस्टेशन तो पहले शुरू होती है अवेयरनेस से। आर यू अवेयर ऑफ योर सिचुएशन? अब बहुत लोग अवेयर हो जाते हैं कि मेरी सिचुएशन खराब है, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं। राइट। ब्लेम करेंगे। तो एक्सेप्ट करो कि अभी है ऐसा, और आई एम द रिस्पॉन्सिबल वन। अब ब्लेम करना नहीं है खुद को, बट आई एम टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मुझे पानी चाहिए तो मैं यहाँ बॉटल रखिए पानी उठाऊंगी, पानी पीऊंगी, कोई और आके तो मुझे पानी नहीं पिलाने वाला। बिल्कुल। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। अवेयरनेस के बाद, एक्सेप्टेंस के बाद, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी ओपन। इंटेंट अच्छा है आपका तो चीजें आने लगेंगी। अब आपको हाँ बोलना है। बहुत लोग अपॉर्चुनिटीज आती है, बोलते हैं नहीं। अब वो कोर्स बहुत एक्सपेंसिव था जिस कोर्स में मैंने एनरोल किया था, तो ऐसा भी हो सकता है बहुत लोग सोचते हैं कि अरे यार ये पता नहीं वेस्ट ना हो जाए। लेकिन अगर कुछ आया है और आप क्लिक कर रहे हो उस चीज से, गो फॉर इट। वहां से उस एक वर्कशॉप से मेरी तो लाइफ सुधर गई। मैं तो अपनी उस सिचुएशन से बाहर निकल गई, और आज मैं जो भी हूँ, आई पे माई ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ड्यू लाइक ग्रैटिट्यूड टू माई मेंटर। अभी तक हमने ना अपनी लाइफस्टाइल पे बहुत बात की। अभी तक हमने अपने मेंटोर कैसे चूज करना चाहिए इस पे बात की। अभी तक हमने यूनिवर्स की बात की कि यूनिवर्स ही आपको सक्सेस तक लेके जाता है। थोड़ी करियर पे आते हैं। मैनिफेस्टेशन और एनएलपी दोनों हैंड इन हैंड चल सकते हैं? एक सवाल मेरा ये है। और अगर चल सकते हैं तो वो हमारे करियर गोल्स को कैसे अचीव करने में हमारी मदद कर सकते हैं? थोड़ा इस बारे में बताइए। तो दोनों चीजें बहुत सिमिलर है, पैरेलल चलती है। एक चीज है जो आप थोड़ा सा साइंटिफिकली समझ सकते हैं, एनएलपी, और दूसरी चीज ऐसा है जो आपका बिलीफ सिस्टम समझ सकता है। बिलीफ भी कर लेंगे तो मैनिफेस्टेशन हो जाएगी आपके लिए। लेकिन जब हम एनएलपी की बात करते हैं तो वो स्यूडो साइंस, बट उसमें साइंस की काफी बात होती है। आप सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात करते हैं, मेटा कॉन्शियस के बारे में बात करते हैं, अपने सेंस ऑर्गन्स के बारे में बात करते हैं। तो उस तरीके से समझना थोड़ा आसान हो जाता है। मैनिफेस्टेशन आप ऐसे समझ सकते हैं, बिलीव करके भी, सरेंडर करके भी। तो ये दोनों चीजें मिल गई। अब ये दोनों चीजें आपके करियर में इसलिए आपको सपोर्ट करेंगी कि आप अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम कर रहे हो अच्छी चीजों के लिए, मैनिफेस्ट कर रहे हो। अब इन दोनों चीजों के साथ एक और चीज है जो है एक्शन। तो अगर आपने एक्शन में लिया, लाइक बीइंग, डूइंग, हैविंग, तो पहले आप बन जाओ, उस माइंडसेट में आ जाओ, फिर डू, वर्क अपना करो, अपने एक्शन लो। हैविंग ऑटोमेटिकली होता है। तो ये आपको सपोर्ट करती है। मैनिफेस्टेशन एनएलपी की टेक्निक आपको सपोर्ट करती है आपके डिजायर्ड आउटकम को पाने में कम से कम समय। अगर कोई ऐसा इंसान है जो अपने माइंडसेट पे काम कर रहा है, अपने मे बी वो पॉजिटिव होने की बहुत कोशिश कर रहा है, पर फिर भी स्टक महसूस कर रहा है कि नहीं मैं इससे निकल नहीं पा रहा हूँ, तो ऐसे लोग क्या करें और उनको और क्या करना चाहिए जिससे कि वो अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से और बाहर निकल सकें, इवन दो दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि वो मैनिफेस्टेशन करें, एनएलपी टेक्निक्स यूज करें, मे बी सीखे भी हुए हैं, बट फिर भी उससे बाहर निकलने के लिए और क्या कर सकते हैं? मोस्टली मैं देखती हूँ लोग इसलिए नहीं निकल पाते ना, क्योंकि उनको अपने इमोशन से, नेगेटिव सिचुएशन से बहुत प्यार होता है, रटे रहते हैं उस चीज को। मैं ये बोलती हूँ, ऑलवेज लुक ऑन द ब्राइटर साइड। आप कहीं से निकलोगे नहीं तो कहीं जाओगे नहीं। और मैं मान लेती हूँ किसी की सिचुएशन हर तरीके से बहुत खराब है, आप एकदम स्टक्ड है, फिर भी कुछ तो अच्छा होगा उस सिचुएशन में भी। सबसे अच्छी बात तो यही है कि आप जिंदा हैं और आप इस बात को समझ पा रहे हैं। आपके हाथ पैर चल रहे हैं, आपको खाने के लिए खाना मिल रहा है, कपड़े हैं, घर है। आप छोटी छोटी चीजों को लेकर ना उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाना शुरू कीजिए। बी ग्रेटफुल, और एक बिलीव तो हमको लाना पड़ता है। कभी भी अगर जिंदगी में कहीं भी कुछ भी हम स्टार्ट करते हैं, बिना बिलीव के हो नहीं सकता। और हम हर जगह कदम कदम पर रिस्क ले रहे हैं। रिस्क लेने के बाद, लेकिन रिस्क लेते लेते आप अपने ऊपर बिलीव करना मत छोड़ो। अब बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं। एक मैं बहुत अच्छी प्रैक्टिसेस है शेयर कर देती हूँ। बर्निंग बोल बोलते हैं इस प्रैक्टिस को। तो जो भी आपके साथ बुरा हुआ, बुरे विचार आए, बुरी कोई इंसिडेंट्स हो गई, आप पेपर पे लिखिए। क्योंकि हम बैठ के सिर्फ ओवर थिंक कर रहे होते हैं, वो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती है, और फिर हमें डिप्रेशन के पैटर्न आना शुरू होते हैं। तो जो भी आया आप उसको लिखो, जला दो, और उस राख को कलेक्ट करके मैं क्या करती हूँ, किसी प्लांट में डाल देती हूँ, सुंदर किसी पौधे के पेड़ में, और भगवान को बोलती हूँ भगवान दिस इज टू हैवी फॉर मी, इसको आप प्रोसेस कर दीजिए। अब अगले दिन मैं गार्डन में गई, फ्लावर खिलते हैं, तो मुझे लगता है भगवान ने प्रोसेस कर दिया, और ये ऐसा होता भी है। आप उस एनर्जी को चेंज कर दीजिए ना। वो एनर्जी आपके अंदर नेगेटिवली स्टोर थी, आपने जलाया, कितनी सारी प्रक्रिया की, साइंटिफिक है, दिस इज वेरी साइंटिफिक।
आपने एनर्जी को बोलते हैं ना, उसको क्रिएट नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, वन फॉर्म से अलग फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो आप नेगेटिव से उसको पॉजिटिव में चेंज कर दो। राइट, राइट, राइट। थोड़ा सा ये बताइए कि कोई आप सक्सेस स्टोरी हो ऐसी, कोई जो आप शेयर कर सकें, ताकि हमारे श्रोता जो हैं, जो हमारे देखने वाले, वो समझ सकें कि हम जो अभी टेक्निकल बातें कर रहे हैं, वो प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे चेंज होती हैं। कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी आप शेयर कर सकती हैं? बहुत सारी हैं। एक मेरी बड़ी पर्सनल फेवरेट है हम्म। कि एक इंसान मेरे पास आए थे, उनका डिवोर्स हो रहा था और उनकी वाइफ उनका बच्चा लेकर जा चुकी थी। Okay. और उनकी बहुत अच्छी जॉब थी, जो जॉब भी छूट गई स्ट्रेस के चक्कर में, और ही वाज लाइक सुसाइडल। और उस टाइम पे मैं मेरे पास एक नोटिफिकेशन आया गूगल के थ्रू, एक थर्ड पार्टी के थ्रू। मैंने उसको कांटेक्ट करा, बात करी उससे, और जब बात की तो ही वाज नॉट रेडी फॉर द काउंसलिंग। पर मुझे बात से ये समझ में आया कि ही इज सुसाइडल एंड आई मोटिवेटेड हिम। वो आए हमारे पास, 3 हफ्ते सेशन लिया, और सिर्फ उनसे एक ही चीज की मैंने डिमांड करी थी कि सरेंडर, जो मैं बोलूँ उसको ब्लाइंडली फॉलो कर लो, एवरीथिंग विल हैपन। और उन्होंने सिर्फ ग्रैटिट्यूड, बर्निंग बोल, छोटे मोटे अफर्मेशन करके 3 हफ्ते में उनकी लाइफ पे भी बहुत चेंजेस आए, सॉर्टेड हुई चीजें उनके लिए। उनकी एक नई जॉब लग गई और ही फेल्ट वेरी हैप्पी। ही केम टू मी लाइक एनीथिंग। फोन आया उनका और उन्होंने यही बोला कि डॉक्टर पांडे, अगर उस दिन आपने जबरदस्ती मुझे इस जगह नहीं खींचा होता तो आज मैं नहीं होता इस दुनिया में। पर 3 हफ्ते के अंदर एक इंसान का माइंडसेट इतना शिफ्ट होना, सुसाइड से आप एक इंटरव्यू क्रैक करके आ रहे हो, अपने लिए जॉब ले आ रहे हो, चीजें कर रहे हो, बाद में उनकी लाइफ बड़ी सेटल हो गई। पर उन्होंने स्टार्ट करी अपनी हीलिंग से। सो मैनिफेस्टेशन बाद में आता है, फर्स्ट यू नीड टू डू हीलिंग, बैकग्राउंड चीजें क्लियर होनी चाहिए। सो एक गुरु होना जरूरी है, एक मेंटोर की जरूरत होती है। अभी जब आप मुझे ये बात बता रही थी तो मैं कुछ आपके पुरानी बातों के बारे में सोच रहा था। आपने बताया कि आप डेंटिस्ट थी पहले, यानी कि मेडिकल प्रोफेशन में थी आप। अब आप एनएलपी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन के बारे में आप लाइफ कोच हैं। तो यानी कि आपका एक चेंज हुआ, एक कि आप जो प्रैक्टिकलिटी थी उससे आप कहीं ना कहीं साइकोलॉजी में आ गई। क्या आपने इन दोनों का मर्जर करके देखा कभी? मतलब आज भी अगर आपके पास कोई पेशेंट आए अपने दांतों की किसी प्रॉब्लम के लिए, तो आप उसको ट्रीट करने के लिए क्या उसके साथ मैनिफेस्टेशन, एनएलपी या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन और डेंटिस्ट्री की जो आपके पढ़ाई है, उन सबको यूज करेंगी? हाँ, बिल्कुल, एनएलपी तो बहुत सारे डॉक्टर्स यूज़ करते ही हैं। और मैं अब क्या करती हूँ कि कैंप्स में काम करती हूँ या फ्री सेवाएँ करती हूँ। एक तरीके से आप कह लो कि डेंटिस्ट्री से संन्यास लिया हुआ है। पर जब कोई आता है, एनएलपी में एक टेक्निक है पैटर्न ब्रेक की। तो वो पेन में आपको हेल्प करता है, पेन सबसाइड करने में। स्ट्रेस है, किसी को स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डेंटल चेयर पे बैठा है, उसको इम्प्लांट लगने हैं और उसकी एंजाइटी भी रुक नहीं रही, आप उनको करा दो वाटरफॉल। ओके। वाटरफॉल टेक्निक एक होती है। अब वो तुरंत उनके पल्सेस डाउन, नॉर्मल। तो ये टेक्निक्स आप अपने क्लिनिक में भी यूज कर सकते हैं। और ये बहुत प्रैक्टिकल है, क्योंकि आप इसको जब चेक करते हैं ना, जब आप बीपी और इन सारी चीजों को, तो बेसिकली हमको क्या करना होता है, अपने ब्रेन को अल्फा स्टेट में ले आना होता है। तो या तो आप मेडिटेशन से ले आइए या एनएलपी की टेक्निक से ले आइए, बॉडी शांत फील करना शुरू करें। अभी आपकी बात सुन के एक और सवाल आया दिमाग में। प्लीज। क्या आपके पास सिर्फ वो लोग आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेके, जो कि घरेलू या रिलेशनशिप प्रॉब्लम को लेके आते हैं, या फिर आपके पास हाई प्रोफाइल केसेस भी आते हैं, जैसे कि कोई आईएएस, आईपीएस या फिर कोई पुलिस में काम करता है, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, मतलब मे बी इनटू देयर रिलेशनशिप, इनटू देयर ग्रोथ, एन नंबर ऑफ इश्यूज। तो क्या वो भी आपसे ऐसे सेशन लेकर ठीक होते हैं, और क्या उनमें से कभी किसी ने ऐसा इंटरेस्ट दिखाया कि मैम हमें भी सीखना है, हम भी अपने प्रोफेशन में से यूज करना चाहते हैं? मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट हैं, मोस्टली सारे बिजनेसमैन हैं, आईएएस भी हैं। और आईएएस तो मेरे पास स्टूडेंट से लेकर जो एक्चुअली है उन लोग भी आए हुए, और म्यूजिशियंस हैं। तो बहुत सारे लोगों की स्टोरी ऐसी रही, और इनका सिर्फ ग्रोथ का वो नहीं है, रिलेशनशिप इश्यूज भी है। अब ये सारी चीजें साथ चलती है। तो लोगों को लगता है मेरी पर्सनल लाइफ अच्छी है तो प्रोफेशनल नहीं अच्छी हो सकती, प्रोफेशनल बहुत अच्छी है तो पर्सनल गड़बड़ तो चलेगा। पर इन दोनों का गुड बैलेंस होना चाहिए। तो लोग जब आते हैं ना,
और मैं किसी को भी बोलती हूँ आप मेरे पास आओ, आपके पास जाओ या किसी के भी पास जाओ, एक सरेंडर अगर आपके अंदर है, आप अगर ट्रस्ट करते हो कोच को, अपने अपने गुरु को ट्रस्ट करते हो, तो आपको 100% प्रॉफिट मिलता है। तो इन सारे लोगों ने भी अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन देखी और इन्होंने बिलीव किया। मोस्टली लोगों को तो मैं स्टार्ट कराती हूँ हीलिंग से, पर ये जब मेरे पास से जाते हैं तब तक काफी ज्यादा लाइक आप कह लो सनातन में भी चले जाते हैं, क्योंकि मैं चैंटिंग की बात बहुत करती हूँ कि आप दिन भर में, आपने जैसे एक बात बोली थी कि अच्छे शब्द कहाँ से ले, बहुत लोग अफर्मेशन ही नहीं बना पाते। राइट। तो कम से कम आप किसी भी भगवान का नाम ले सकते हो, वाहेगुरु वाहेगुरु कर सकते हो, राधा राधा कर सकते हो, करो ना, इसमें तो हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है। बिल्कुल। अच्छा, आपने बताया था कि आपकी लाइफ में भी एक फेज आया था जो कि बहुत प्रॉब्लमेटिक था, बहुत डाउन अपने आप को फील कर रही थी आप। क्या अब जो आपके पास क्लाइंट आते हैं, आप कहीं न कहीं उनके साथ टच्ड फील करती हैं इसी वजह से, क्योंकि आप पहले ऐसा महसूस कर चुकी हैं? क्योंकि एक होता है ना कि भुक्तभोगी होता है ये इंसान। मैंने भोगा हुआ है इसलिए मैं समझता हूँ इसका पेन क्या है। तो क्या वो भी एक कारण है कि आप इतनी सक्सेसफुल होती हैं, इतनी सक्सेस स्टोरीज़ हैं आपके पास, इतने लोग आपके पास आके ठीक होके गए? तो क्या वो भी एक कारण है? और अगर ये कारण है, माय सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, तो क्या इसका मतलब ये है कि जो लोग भी इस चीज़ में आना चाहते हैं, उनका भी भुक्तभोगी बनना ज़रूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इसलिए बहुत टाइम तक तो मैंने अपनी स्टोरी शेयर ही नहीं करी थी मीडिया में, क्योंकि यही दूसरा सवाल है ना, ये मैं नहीं चाहती कि ऑडियंस के मन में ये आए कि आपको कुछ सफर करना है तभी आप यहाँ आ सकते हैं। जो मैं आज हूँ, जैसे कि अभी आपसे मैंने बात करी थी कि मैं पहले भी बहुत ज्यादा इवॉल्व थी, मतलब 12th तक की जो मेरी प्रैक्टिसेस थी, मैं पहले भी ऐसी थी, आई वाज इन अ पॉजिटिव माइंडसेट। और जब चीजें चेंज होने लग गई, जब आप थोड़ा सा बाहरी इन्वायरमेंट में आते हैं, धीरे धीरे आप इन्फ्लुएंस भी होते हैं बहुत चीजों से। अगर आपने सही प्रैक्टिसेस नहीं करी, जब मैं इन्फ्लुएंस भी हुई हूँ तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपनी प्रैक्टिसेस छोड़ दी थी उस टाइम पे। तो ठीक है, भुक्तभोगी होना एक अच्छी बात है, आप ज्यादा लोगों का पेन समझ पाते हैं, ठीक है, वो एक है, मेरे साथ चीजें थी तो मैं ज्यादा पेन समझ पाती हूँ। लेकिन बाकी मेरे पास सिर्फ वही इशू वाले लोग तो नहीं आ रहे, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। उसके लिए आपको ग्राउंड से जुड़ना बहुत जरूरी है। इफ यू आर प्रैक्टिसिंग, मैं कहती हूँ मैं आपको वही सिखाऊंगी जो मैंने प्रैक्टिस करके जिसका रिजल्ट देखा है। ये जरूरी है कि सेम प्रॉब्लम होनी जरूरी नहीं है, पर जो सॉल्यूशन मैं बता रही हूँ आपको, उस सॉल्यूशन का मतलब मैंने यूज किया है या नहीं, उसको मैंने देखा है नहीं, ये जरूरी है। मैंने आपको तो बता दिया मेडिटेशन करो, पर मैंने खुद ही नहीं करा, मुझे पता ही नहीं उसके फायदा क्या। बर्निंग बॉल बता दिया, मैंने खुद ही नहीं करा, तो ये गलत है। अगर आपने सॉल्यूशन देखा है तो आप डेफिनेटली किसी की भी हेल्प कर सकते तो यानी कि ये सॉल्यूशंस हैं वो सिर्फ एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए नहीं है, ये यूनिवर्सल है। हाँ। और आप इनको यूनिवर्सली यूज कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम के साथ। फिर वही बात है कि आपने कहा कि आपको ओपन होना चाहिए कि हर जगह हर सिचुएशन में एक ही टेक्निक यूज नहीं की जाती। आपको बहुत ज़्यादा थॉटफुल होना पड़ेगा कि कहाँ पर मुझे क्या यूज करना है। बी क्रिएटिव इन योर वर्क, बी क्रिएटिव इन योर क्राफ्ट। तो मैं तो ऐसी हूँ। थोड़ा सा बताइए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है? अभी तक हम इसकी बातें करते रहे, बट हमने ज़्यादातर ये समझा कि मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दीज आर वन ऑफ द सेम थिंग, बट कुछ ना कुछ फ़र्क भी होगा। थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए कि इनका कॉन्सेप्ट क्या है, क्या चीज़ है जो अट्रैक्ट करती है, क्या चीज़ है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, और क्या चीज़ें हैं, मतलब प्रोज एंड प्रॉन्स पे बात करना चाहूँगा थोड़ा सा। तो लॉ की बात हो रही है, लेकिन हम ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा कहाँ रहे हैं, मांग किससे रहे? ऊपर वाले से, जिसको कोई अल्लाह, वाहेगुरु, भगवान बोल रहे हैं, या कोई यूनिवर्स बोल रहा है कि यूनिवर्स से आई एम आस्किंग टू द यूनिवर्स। पर ये है कहाँ? उपनिषद से एक वर्ड आता है, एक मंत्र आता है, अहम ब्रह्मास्मि। तो यही है हर सवाल का जवाब। आप ही यूनिवर्स हैं, यू आर द यूनिवर्स, आई एम द यूनिवर्स। जो भगवान मेरे अंदर, वही भगवान आपके अंदर। अब ये भगवान अपने ही अंदर है, ये यूनिवर्स अपने ही अंदर है, शक्तियां हमारे पास है। अब इसमें आ गया ब्रह्मा विष्णु महेश, क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर, तीनों आपके अंदर है। अब नाउ इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट टू क्रिएट, व्हाट यू वांट टू डिस्ट्रॉय एंड हाउ यू वांट टू ऑपरेट। तो इसमें मैं बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ, इसलिए आप कह रहे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी सबका अपना अपना हो गया, काम एक जैसा कर रहे हैं, पर आप क्या अट्रैक्ट करोगे ये आपकी मर्जी है, मैं क्या अट्रैक्ट करूंगी ये मेरी मर्जी है। राइट। अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, से फॉर एग्जांपल बहुत बार होता है लोग ना अपनी कुंडली दिखाते हैं
राइट? अब किसी बच्चे की कुंडली दिखाई कि बताइए जी ये इसके लिए बेस्ट फ्यूचर क्या रहेगा, ये जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो इसको किस फील्ड में जाना चाहिए, 10th के बाद इसे क्या सब्जेक्ट्स लेने चाहिए। तो मतलब ऐसी काफ़ी गाइडेंस मिलती है और अच्छी गाइडेंस मिलती है एस्ट्रोलॉजी से। पर अगर एक बच्चा कहता है कि नहीं मेरे को इससे अगेंस्ट जाना है, ठीक है, तो अगर कोई समझदार एस्ट्रोलॉजर होता है तो वो यही कहता है कि बेटा अगर आप 100% एफर्ट्स दोगे तो ये अच्छे बन सकते हो, पर अगर आपको ये बनना है तो शायद आपको 200% एफर्ट्स देने पड़ेंगे। चॉइस इज योर्स, डबल मेहनत करनी है तो डेफिनेटली जो चाहते हो वो बनो। अगर किसी को 200% वो मेहनत करनी है तो क्या उसमें मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एनएलपी काम आता है ताकि वो उसकी वो मेहनत को तो थोड़ा कम करे और उसके सेल्फ बिलीव को बढ़ाए। और दूसरी चीज, अगर वो ऐसा करे तो कितना उसको फायदा हो सकता है। ये आपने इतना प्यारा सवाल पूछा है ना, और ये बहुत लोगों को जवाब मिल जाएगा इस चीज से। एक्चुअली ऐसा होता है कि जब एस्ट्रोलॉजर मना कर देते हैं तो बहुत लोगों का इंटरेस्ट दूसरी डायरेक्शन में होता है। और मैं इसमें बहुत ज्यादा मानती हूँ कि अगर आपने हार्ड वर्क करा, आप किसी चीज में कंसिस्टेंटली मतलब मेहनत कर रहे हैं, आपका इंटेंट अच्छा है, तो आप उस जगह पहुंचेंगे। ठीक है, अब मैं किसी चीज को डिनायल में नहीं जा रही, बट आप हार्ड बीट्स टैलेंट। तो आपके एक इंसान है टैलेंटेड है, एक इंसान है जो उसको सीखना चाहता है, तो वो सीख सकता है, स्किल सेट आप डेवलप कर सकते हैं। और मैनिफेस्टेशन क्यों काम करती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या एनएलपी की टेक्निक क्यों काम करती है, क्योंकि आपका सब कॉन्शियस माइंड अगर आपको पिक्चर दिखा रहा है यहाँ पे, तो वो रियलिटी में पॉसिबल है। तो अब जैसे विजुअलाइजेशन की टेक्निक करते हैं, कोई एथलीट बनना चाहता है, तो अब अपने आप को एज एन एथलीट विजुअलाइज कर पा रहे हैं, क्या आप अपने आप को गेम में जीतता हुआ देख पा रहे हैं, क्या वो खुशी महसूस हो रही है आपको, और अगर ये चीजें आप कर पा रहे हैं तो वो रियलिटी में भी संभव है। जैसे अभी गुकेश का एग्जाम्पल आया था, गुकेश जो अभी चेस चैंपियन जो बने, उन्होंने कितने साल पहले 11 साल के थे तब उन्होंने कहा था कि मुझे यंगेस्ट चेस चैंपियन बनना है, और वो बन भी गए। उनका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग था। और वहां एक और चीज बड़ी फ्यूल कर रही थी, उनके पेरेंट्स और उनके टीचर्स ने उनको डिमोरलाइज नहीं करा, बिलीव इन। राइट, तो ये भी एक सपोर्ट करता है। आपका इन्वायरमेंट कैसा है वो भी, मतलब पेरेंट्स को तो मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ हर पॉडकास्ट में कि प्लीज अपने बच्चों से अच्छे वर्ड्स बोलो, बहुत जरूरी। ये जैसे आपने लोकेश की बात की, तो वैसे ही मैं आपसे सवाल पूछने वाला था कि क्या ऐसे कुछ और सुपरस्टार्स भी हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हो, और अगर हैं तो थोड़ा से बताइए कुछ और नाम। सबसे बढ़िया एग्जांपल अभी मुकेश का लेटेस्ट क्या, जी जी, इसके अलावा विराट कोहली हैं जो हमेशा ही बात करते हैं विजुअलाइजेशन की। वो कहते हैं मैं मैच के पहले यही विजुअलाइज करता हूँ कि हम 6 पे 6 मार रहे हैं, मेरी टीम जीत रही है, इसने इतनी बैटिंग करी, वो हमेशा वैसे ही होता है। आलिया भट्ट है, हमेशा अवार्ड शो के पहले वो कहती है मैं मिरर टेक्निक यूज करती हूँ, मैं अपने आप को देखती हूँ कि मैं अवार्ड लेते हुए कैसी लगूंगी, कैसा फील करूंगी, हर दिन वो मिरर टेक्निक की प्रैक्टिस करती है। शाहरुख खान, उन्होंने भी अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में, वो तो किंग है मैनिफेस्टेशन के, मैं ये बोलूँ। और उनकी सबसे खास बात है ना, उनका कंपटीशन, वो अपने आप को ही अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं। और ये बहुत जरूरी है, हम दूसरे से कंपेयर करके हमेशा अपने आप को डिमीन करते हैं, पर हमेशा ये देखना चाहिए कि क्या मैं कल से बेहतर हूँ, क्या आज मैं अपने आप से बेहतर वर्जन बन पा रहा हूँ। तो ये उनकी खास बात है। ऐसे तमाम है, तमाम है। आपने बात बहुत अच्छी बोली, इस पे मेरे को एक चीज याद आती है, मैंने कहीं सुनी थी, कहीं अगर आपको मान लीजिए 400 मीटर का मैराथन भागना है, तो कुछ लोग हैं जो 0 से शुरू करते हैं, कुछ लोग हैं जो 50 से शुरू करते हैं, और कुछ लोग हैं जो 200 से शुरू करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्टार्टिंग लाइन से भी पीछे से शुरू करते हैं -50 से। इट्स ऑल अबाउट द सर्कमस्टांसेस दे आर इनटू, अभी उनकी परिस्थिति कैसी है। पर हर कोई वो 400 तक मीटर तक नहीं पहुंच पाता। अपनी लाइफ की बात कर रहा हूँ मैं उस रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, लाइफ की बात कर रहा हूँ। तो अगर कोई -50 वाला 200 तक पहुंच गया तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, एक्चुअली उसने 250 का डिस्टेंस कवर किया। पर अगर कहीं वही जो जिसने अपनी जर्नी 200 से स्टार्ट की, क्योंकि उसके पास सारे मीन्स थे, उसके पास सारे के रिसोर्सेज थे, अगर वो 200 से स्टार्ट करके 350 पे रह गया, तो इसका मतलब उसने जर्नी इतनी अचीव नहीं की जितनी -50 वाले ने की। तो उसी तरह से हमें लगता है कि बहुत बड़ा इस रोल जो है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि आप कितनी बड़ी जर्नी को लेके जा रहे हो। और सबसे बड़ी बात आपने उसमें बोली ना कि कंपैरिजन करना तो अपने आप से करो, जैसे शाहरुख खान का आपने एग्जांपल दिया।
आप देखो कि आप कहाँ तक पहुँचने के लायक थे, पर आप पहुँचे कहाँ तक हो और क्या आप इसको और आगे तक लेके जा सकते हो? सो दैट इज़ वेयर लॉ ऑफ अट्रैक्शन रियली कम्स इनटू प्ले। और अगर आप सच में उस पे काम कर रहे हो तो मे बी यू नेवर नो कि आप 400 भी क्रॉस कर जाओ। हाँ, बिल्कुल। आप वही जो भी हमारे पास है ना आज, वो हम डिज़र्व करते हैं। हमने उतनी ही मेहनत करी, हम उसी एनर्जी में इसलिए हमारे पास वो है। तो आप जैसे-जैसे अपनी एनर्जी बढ़ाएँगे, उस फ्रीक्वेंसी में आके वाइब्रेट करेंगे, पैरेलल एनर्जी आप अट्रैक्ट करेंगे। और ये जो आपने बोला ना, बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है ये जो आपने रेस वाला एग्ज़ाम्पल दिया। जी। तो हमें कभी आप सोचिए हमें सब कुछ मिल जाए, लेकिन उसके बाद भी क्या सैटिस्फैक्शन मिलेगा? एक पॉइंट के बाद नहीं मिलता है। आप हमेशा सोचते हो आज आपने स्विफ्ट डिज़ायर ली है तो फिर कल को डिफेंडर चाहिए, डिफेंडर लिए तो रोल्स रॉयस चाहिए। ऐसे आपकी डिमांड्स बढ़ती जाएँगी, पर वो पीस नहीं आता, हम भागते जाते हैं। लेकिन आपके पास जो है, अगर उसमें आप कंटेंटेड फील करते हैं, आप डेली अपने विन्स देख रहे हैं कि आज मैंने दिन भर में जो गोल्स अपने डिसाइड करे थे वो मैंने अचीव करा, आज मैं डिसिप्लिन्ड रही, आज मैंने अपना वर्क वर्क में अपना 100% दिया, इसमें सैटिस्फैक्शन है। आप ऐसे जज करो अपने आप को। लेकिन अगर आप पूरे दिन लेज़ी हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, ब्लेम कर रहे हैं और उसके बाद सोच रहे हैं मेरे पास चीज़ें क्यों नहीं आ रही हैं या सामने वाले से जेलस कर रहे हैं, तो फिर तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पे बहुत नेगेटिवली काम करता है। खतरनाक है ये, खतरनाक है। क्या एफर्मेशंस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पार्ट है? हाँ, अफ़र्मेशंस मैं इसमें सबसे ज़्यादा मानती हूँ, पता नहीं क्यों। मेरा बिलीव वर्ड्स में बहुत ज़्यादा है कि शब्दों में एनर्जी है और बहुत लोग होते हैं ना नेगेटिव अपने लिए बोल देते हैं। मैं भी केतु से गवर्न होती हूँ तो मैंने थोड़ा बहुत नोटिस किया कि ऐसा लोग बोलते थे कि केतु वाले अपने बारे में नेगेटिव बोलते तो होता था। मैंने कभी नोटिस किया हाँ गुस्से में तो मैंने अपने आप को बोला और अगर बोल दिया तो वो हो भी जाता था। तो क्योंकि मैं हमेशा मेडिटेटिव स्टेट में हमेशा से रही, बहुत ज्यादा मैं मेडिटेटिव स्टेट में रहती हूँ। तो आप जैसे उस एनर्जी में है, अब आपने अच्छा बोला या बुरा बोला तथास्तु हो जाता है वो। तो मोस्टली तो आपका वो हो ही रहा है। ऐसे भी लोग कहते हैं कि भगवान के दूत रहते चारों डायरेक्शन में, कब माँ सरस्वती जी पे बैठ जाए, तरह तरीके से हमें सिखाया गया है जी। कि पॉजिटिव बोलो, लेकिन लोग इसी पे काम नहीं करते। अब कुछ लोगों को आदत है गालियां देने की, तो उनको लगता है अरे मैं तो किसी सिचुएशन को गाली दे रहा हूँ, ट्रैफिक को गाली दे रहा हूँ, लेकिन उस शब्द की एनर्जी क्या है एकदम लो। अब वो सुन रहा, बोल रहा, आपकी एनर्जी हो गई लो, तो आप गंदी चीजें अट्रैक्ट करो। हाँ, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, गाली देते हैं और जब उनसे बोलो ना कि यार क्या फ़ायदा गाली देने का? किसी को गाली देके तुझे क्या मिल रहा है? तो मैं उसको गाली दे रहा हूँ ये उसको थोड़ा पता चल रहा है। मैं यहाँ बैठ के गाली दे रहा हूँ, वो तो कितनी दूर बैठा है, उसे पता ही नहीं है। तो ये लोग सोचते हैं कि उसने नहीं सुना, इसलिए मैंने गाली दी, वो ना दी ये बराबर है। बट वो ये नहीं समझते कि एक्चुअली जो आपने गाली दी या फिर आपने जो बुरे शब्द बोले, वो आपके कानों ने भी सुने और आपके खुद के आप जैसे आपने बोला कि हम खुद ही अपने क्रिएटर हैं। हम खुद अपने आप में एक यूनिवर्स हैं। यानी कि आपका पूरा यूनिवर्स ही जो है वो पॉल्यूटेड हो गया। अब इस कमरे को कितना अच्छा सजाया गया, कितना सुंदर स्टूडियो है। पर यही ऐसे डिस्ट्रक्टिव इंसान को दे दिया जाए तो हो सकता है इस कमरे में बहुत गंदगी हो। हाँ, इसी इसी कमरे को बहुत गंदा भी बनाया जा सकता है, इसी कमरे को बहुत सुंदर भी बनाया जा सकता है। आप चाहो तो भगवान बुद्ध की पूजा कर सकते हो और चाहो तो पता नहीं क्या कुछ कर हाँ, सकते बहुत हो। सारी चीजें हैं। तो ये बहुत फर्क पड़ता है कि हम कैसे शब्दों का यूज कर रहे हैं और अल्टीमेटली हम जैसे बहुत लोग गॉसिप करेंगे या बुराई या कुछ नहीं तो चलो नेताओं की बातें करें बिना बात के, पॉलिटिक्स की चीजें हो गई, कहीं की भी चर्चा लेकर बैठ के और उल्टी सीधी बातें कर रहे, गुस्सा जनरेट कर रहे। इफ यू कैन डू समथिंग अबाउट इट, एक होता है ना क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल डिबेट, वो कर सकते हो तो वो करो। अदरवाइज डू नॉट क्रिएट दैट मेस। वही मेस आपकी लाइफ में आता है, आपके बच्चों पे आता है, आपके आसपास रहने वाले लोगों पे आता है, पौधों पे, आपके पेट्स पे, सब पे आता है। तो अपने शब्दों को तो हमेशा मतलब ऑलवेज स्पीक लव, ऑलवेज स्पीक अबंडेंस, तो वही आएगा। बहुत से लोग ना अपने रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं, खासकर लव मैरिज के केस में मैंने देखा है। शादी से पहले वो ऐसा था, शादी के बाद वो ऐसा हो गया। अब अगर हम बाद की बात करें तो उसकी लाइफ में उसकी पूरी फैमिली आ गई, ठीक है? उस इंसान की लाइफ में उस अपने पार्टनर की पूरी फैमिली आ गई उसकी लाइफ में और फिर वो कर्स जो चलता है ना या फिर जो ब्लेम गेम चलती है उस फैमिली के साथ ज़्यादा चलती है। ये चाहते ही नहीं कि मैं उसके साथ रहूँ, ये मुझे अलग कर देना चाहते हैं, ये हमारे झगड़े करवाते हैं या ऐसा कुछ। तो मुझे लगता है कि अगर आप वहाँ पर रहते हुए भी किसी तरीके से अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ठीक तरीके से समझदारी से चला सको, आप आप जैसे गाइड से अगर वो सीख सकें तो मेरे ख्याल में वो डेफ़िनेटली इन चीज़ों से पार पा सकते हैं और अपने रिलेशनशिप ऐसे रिलेशनशिप्स को
बहुत अच्छे से हैंडल करते हुए लॉन्ग रन में खींच सकते हैं। बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे भी एनएलपी में होता है ना कि लव लैंग्वेजेस हैं हमारी, लव लैंग्वेजेस समझो, पार्टनर की प्रिंस्ड और साइकोलॉजिकल नीड समझो, ये सारी चीजों से इन्वॉल्वमेंट बहुत सुधर जाता है। फैमिली की बात है तो फैमिली तो सबकी डिफरेंट डिफरेंट होगी, आप एक डिफरेंट जगह जाते हैं तो चीजें चेंज होती हैं, लेकिन अगर आपने मन गढ़ंत चीजें बना ली या सुन, ये तो जो भी आपने लाइंस बोली ना, ये कॉमन है, हर फैमिली में सेम चीज थोड़ी हो सकती है, ये सुनी सुनाई चीजें हैं तो लोग रट भी लेते हैं, हमारा बिलीफ बन गया, हमारी कंडीशनिंग हो गई। एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, मेरी फ्रेंड है, शी इज अ हीलर, होपोनोपोनो हीलर है। उनकी फैमिली में पहले बड़ी लड़ाई होती थी मैरिज के बाद, तो बोलती थी कि अरे यार मेरी सास ऐसी, सब कुछ ऐसा वैसा हो रहा है। उन्होंने सिर्फ होपोनोपोनो मंत्रा करके अपनी फैमिली का एनवायरनमेंट चेंज कर दिया। मतलब शी वर्क ऑन हरसेल्फ, ओके आई एम टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई फैमिली, मेरे घर में कलेश नहीं होगा, मेरे घर में सिर्फ प्यार है, होपोनोपोनो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये मंत्रा 108 कर करके उन्होंने अपने घर का एनर्जी चेंज कर दिया। और आज उनके घर में जब भी मैं जाती हूँ, मैं सोचती हूँ कि ये जैसी बातें बताती है कभी रियल रही होगी, लगता ही नहीं है। राइट। तो आप अगर, मैं कहती हूँ कि मैं जैसी हूँ, मैं वैसा एनर्जी क्रिएट कर लूंगी अपने आसपास। अभी तक हमने बात की सबकॉन्शियस की, एफर्मेशंस कितनी इंपॉर्टेंट है, तो एफर्मेशंस को लिखने का सही तरीका क्या होता है? बहुत सारे हैं, जैसे 7 चक्रास के अलग अलग एफर्मेशन भी लिख सकते हैं, आजकल बहुत टीचिंग आती है इस पे भी, बट एकदम बेसिक मैं बताती हूँ कि जो सब लोग कर सके। तो आई एम अफर्मेशन रूट चक्रा का अफर्मेशन है एंड इजीएस्ट। तो जो भी आप करना चाहते हैं तो पहले उसको प्रेजेंट टेंस में ही, आई एम वर्दी, आई एम लव्ड, आई एम अबंडेंट, ये तो बहुत आसान है, ये आप कर सकते हैं, प्रेजेंट टेंस में करें और हो चुका है जो भी आपको चाहिए तो वो आप उसको हमेशा बोलो हो चुका है। अब इसमें एक और चीज जोड़ दो, थैंक यू। तो मैं हमेशा थैंक यू से स्टार्ट करती हूँ, थैंक यू गॉड फॉर मेकिंग मी टेडएक्स स्पीकर, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी सो एंड सो अमाउंट। तो आप ऐसे जो भी चीजें आपको चाहिए आप ऐसे लिखना शुरू करें, बोलना शुरू करें, और मिरर के सामने बोले तो और मजा है, और अच्छा है। अभी तक आपने ना कुछ टेक्निक्स के बारे में बताया, जैसे बर्निंग बॉल के बारे में बताया, एनएलपी टेक्निक है, तो क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी कुछ अलग अलग टेक्निक्स होती हैं या फिर वो एक ही प्लेटफॉर्म पे चलता है? एक्चुअली मैं इसमें थोड़ा सा, चूंकि मैं सिखाती हूँ तो मैं टेक्निक्स के थ्रू सिखाती हूँ, क्योंकि लोग ये जल्दी समझ पाते हैं, पर टेक्निक्स की बहुत जरूरत होती नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये टेक्निक क्या है, हम उसको टेक्निक बोल के सीख रहे हैं अभी, बट इट इज इन लाइफ स्टाइल। मैं कह रही हूँ आपको, मैं जबरदस्ती कोई चीज कहूँ करने के लिए, और एक आप फ्री फ्लो कर रहे हो, दोनों में अच्छा तो वही है ना जो फ्री फ्लो हो रहा है आराम से एफर्टलेसली। तो मैं कहती हूँ अपने डिसिप्लिन पे काम कर लो, है ना। और डिसिप्लिन पे मतलब अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ये सब जो चीजें हमें सिखाई गई है, बुक रीडिंग सिखाई गई है, और ये जो हमारे 5 तत्व हैं, वो क्षितिजल पावक गगन समीरा, इनके थोड़ा क्लोज रहो, थोड़ा प्लांट्स में जाके बैठो, थोड़ा पार्क में घूमो, थोड़ा आसमान देखो, ये सारी चीजें करो, तो आपकी एनर्जी वैसे ही अच्छी होने वाली है। राइट। और ये जो वर्ड्स की बात इसलिए करें क्योंकि दिन भर हम बातें ही करते हैं, कभी आपसे कभी दूसरों से, नहीं तो सबसे ज्यादा अपने आप से, और वो नेगेटिव सेल्फ टॉक है तो वही मल्टीप्लाई। जैसे अभी बात की ना, अपने 5 तत्वों के साथ जुड़ के रहो, इसमें बहुत बड़ा रोल मेरे ख्याल से, क्योंकि आपने अपने दादा दादी की एक एग्जांपल दी कि वो सनराइज के साथ जागते हैं, तो इसका मतलब ये है कि सनराइज में भी वॉक करना जरूरी है, या फिर आप कुछ समय के लिए सनराइज को ऑब्जॉर्व कीजिए, चाहे मेडिटेशन बाहर बैठ के कीजिए, छत पे बैठ के कीजिए, और सेम वेज मुझे लगता है कि मून लाइट भी आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी एक नेचर का एक पार्ट है। तो मेरे ख्याल से जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, अगर वो इमोशंस उनके कंट्रोल में नहीं है, तो वो इतना सही अगर आप काम करना शुरू कर देंगे तो मेरे ख्याल में बहुत बेनिफिट हाँ, मिलेगा। और हर चीज पे क्वेश्चन हम करने लगते हैं अपने सनातन से, या मैं कह रही हूँ भारत में बहुत सारे रिलीजन है, सिर्फ सनातन की बात नहीं करते, और सनातन एक लाइफस्टाइल, मैं उसको कोई धर्म की तरह नहीं देखती। आप किसी भी धर्म में है, लेकिन हर धर्म में ये सारी अच्छी चीजें तो है, रिचुअल्स तो हर धर्म में है, कि आप इस समय मंदिर जाओ या मस्जिद जाओ, घर से निकलोगे, बाहर जाओगे, वॉक करोगे, नंगे पांव जाओगे, बहुत सारी चीजें हैं। फुल मून पे हर जगह कुछ ना कुछ रिचुअल होता है, पूर्णिमा के दिन पे, तो पूर्णिमा क्यों, क्योंकि मून एनर्जी आप ले रहे हो, थोड़ी सी शीतलता ले रहे हो। हम ये ना, ये साइंटिफिक है कि हम प्लैनेट्स और जितनी भी चीजें हैं ना, उसके उसके कण से बने हुए हैं, वी आर लिटरली स्टार डस्ट, और ये प्रूव्ड है, दिस थियरी इज प्रूव्ड ऑलरेडी। तो जब आप स्टार डस्ट हो, इसीलिए तो आप जो एस्ट्रोलॉजी में लोग कहते हैं कि ये पहनो, इसको पहनने से ये ग्रह शांत होगा, क्योंकि वो कनेक्शन बन रहा है। बिल्कुल। तो इसलिए मैं कह रही हूँ ना कि ये सारे तत्वों से जुड़ कर रहो, ये हिल मिल कर रहो, फुल मिल कर रहो, तो चीजें बैलेंस रहेंगी। टेक्निक्स तो बहुत बाद में आती है।
विजन बोर्ड, व्हाट इज विजन बोर्ड? विजन बोर्ड जो आप देख रहे हैं, विजन बोर्ड हम सब ने नोविंगली अननोविंगली क्रिएट करा हुआ है। मैं क्लास 6-7 में थी, तब से मैंने साइन करना शुरू किया था, डॉक्टर अपर्णा पांडे, डॉक्टर अपर्णा पांडे। अपनी बुक में जब भी नाम लिखती थी तो DR लगा के लिखती थी, और वो रियलिटी बन गई। मुझे 6th में थोड़ी पता था कि मैं डॉक्टर ही बनूंगी, पर वो एक विजन था जो दिख रहा था। एक मेरा, आप जो भी चीजें चाहते हैं, इसको बनाने का एक ट्रेडिशनल तरीका है कि आप जो भी चीज अपनी लाइफ में चाहते हैं उसकी कुछ पिक्चर्स निकाल लें। वो आपकी अपनी भी हो सकती है या फिर कहीं से इंस्पायर्ड पिक्चर्स हो सकती है। उस पिक्चर को मैं येलो चार्ट पेपर पे लिखती हूँ, क्योंकि येलो होता है ना, अट्रैक्ट करता है। गोविंद का, मैं तो ठाकुर जी को मानती हूँ, तो गोविंद का कलर है वो, ठाकुर जी का कलर है, तो उस पर आपने लगा लिया और उस पिक्चर के नीचे आपने अफर्मेशन लिख दी। और जैसे ऑलरेडी आपके पास है कोई कार मैनिफेस्ट करना है, थैंक यू भगवान जी फॉर गिविंग मी सो एंड सो कार, ठीक है। अब मैंने 2025 का एक विजन बोर्ड बना लिया। अब मैं जहाँ मेरी डेस्क है, जहाँ पे मैं सबसे ज्यादा उठती बैठती हूँ, वहां मैंने लगा ली। उसको मैं देख रही हूँ, सुबह उठते हुए देख रही हूँ, रात को सोते समय देख रही हूँ। मेरा माइंड प्रोग्राम हो गया उस चीज के लिए। अब मुझे वैसी अपॉर्चुनिटीज दिखने लगेंगी और वो जल्दी अट्रैक्ट हो जाएगा। सो इट हेल्प्स यू टू लाइक अचीव योर डिजायर्स। तो आपने एक तरह से तरीका बता दिया कि हम विजन बोर्ड भी कैसे बना सकते हैं। हाँ। आपने एक प्रेफर्ड कलर भी बता दिया, बट आपने ठाकुर जी के हिसाब से बताया। अगर कोई किसी और में बिलीफ रखता है तो वो उस हिसाब से कलर्स चूज कर मैं तो सकता है। पीके मूवी वाला देखती हूँ, पीके मूवी में येलो हेलमेट लगा के घूमता है, कहता है हाँ। दूर से फोकस मारता है। हाँ। तो ये येलो दूर से ही फोकस मारो और ट्रैक करेगा आपके लिए। अच्छा, एक होपोनोपो टेक्निक है, वो क्या चीज है? उसे उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। होपोनोपोनो एक हवाईयन टेक्निक है। तो हवाई में एक रिसर्चर थे, उनका नाम तो नहीं याद आता मुझे, पर वो एक्चुअली एक मेंटल असाइलम था जहाँ पे बहुत खतरनाक कैदी थे, बंद थे उस असाइलम में। और ये जो डॉक्टर थे, ये वहां गए और इन्होंने बिना कैदियों को मिले उनको ट्रीट किया होपोनोपोनो मंत्र से। तो होपोनोपोनो वहां का एंशिएंट मंत्र था। उन्होंने रिसर्च करी कि ये तो दवाओं से ठीक नहीं हो रहे इतने सालों से, मैं ऐसा क्या करूं कि खतरनाक कैदी ठीक हो जाए। खतरनाक कैदी और मेंटली वैसे थे, मतलब साइकोपैथ टाइप के। अब इन्होंने सबकी केस स्टडी की फाइल को ऐसे टच करा और टच करके सिर्फ मंत्रा पढ़े, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये 4 लाइन से उनका मंत्र बनता है। और इसके बाद मतलब ये बड़ा अविश्वसनीय लगता है, बहुत ही शॉकिंग रिजल्ट है कि उस मेंटल असाइलम के एक कैदी ठीक होने लग गए। और एक टाइम ऐसा आया कि वहां पे कोई भी नहीं था, मतलब सब बंदी हो गया। तो ये होपोनोपोनो मंत्र से उन्होंने ये चीजें करी और ये बड़ा कारगर है। मैं तो अपनी रियल लाइफ में देख रही हूँ, पहले मुझे लगता था क्या है इसमें, पर ये मैंने अपनी दोस्त को भी देखा, मैंने खुद भी यूज करा और ये काफी इफेक्टिव है। मेरे क्लाइंट्स को बहुत हेल्प करता है डीप स्लीप के लिए। अब इसमें भी आप देखिए तो शब्द हैं, ये सारे तो हाई वाइब्रेशनल शब्द हो गए ना, आई लव यू, थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। इससे बोलते ही कितनी कामनेस, अच्छी एनर्जी आ रही है। बिल्कुल। तो ये शब्द है। अब मैं इसको सनातन में जब ले आती हूँ तो हमेशा ये बोलती हूँ कि थैंक यू के मंत्र तो हम कर रहे थे पहले संस्कृत में, आजकल सब भूल गए। बिल्कुल तो बिल्कुल। हम तो सारे मंत्रों में थैंक यू कर रहे थे, भगवान का थैंक यू कर रहे थे। स्कूल में जो प्रेयर सिखाए जाते थे वो भी कितने अच्छे प्रेयर्स थे, बट कितने लोगों ने याद रखा है। अब हम बात करते हैं, बहुत से लोग गलत रास्ता अपना लेते हैं। कहीं कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ पाते हैं। पीछे आपने कुछ केसेस सुने होंगे जहाँ पर उन्होंने सुसाइड किया। सुसाइड करने का मतलब ये है कि सेल्फ लव की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं था। किसी और के किए की वजह से या किसी और से कहीं ज़्यादा प्यार करने की वजह से या कोई भी ऐसी सर्कमस्टांसेस की वजह से अपने आप से प्यार छोड़ दिया, तभी तो अपने आप को ख़त्म किया। तो ऐसी कौन-सी टेक्नीक है, ऐसा क्या हम कर सकते हैं कि हम अपना सेल्फ लव उस पे काम कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सेल्फ लव के ऊपर अगर हम काम करते हैं तो डेफ़िनेटली अपने यूनिवर्स को सबसे बेहतरीन बनाएँगे। और अगर हमारा यूनिवर्स यानी हमारी बॉडी अगर सबसे अच्छी रहेगी, हमारा मन सबसे ज़्यादा शांत और शीतल रहेगा, तो हमारा एनवायरनमेंट भी शीतल रहेगा। तो उसके ऊपर आप थोड़ा-सा प्रकाश डालिए। सबसे ज़्यादा फॉर ग्रांटेड हम अपने शरीर को ही लेते हैं। जी। इसीलिए मैं जैसे फिर वही बात मैं बोल रही थी, सनातन वाली चीज़, जुड़ा रहना बड़ा ज़रूरी है अपने ग्राउंड से। आप अपने शरीर को देखिए, हम जब सुबह उठते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं? क्लीनिंग, घर में साफ-सफाई।
सेम अपने शरीर के साथ भी करते हैं, साफ सफाई, नहाते धोते हैं, रेडी होते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। अब इसको अगर आप माइंडफुलनेस के साथ कर रहे, कॉन्शियस माइंड के साथ, कॉन्शियस एफर्ट के साथ, तो आपका वो सेल्फ लव डेवलप होगा। और हमारे सेल्स ऐसे हैं ना, बॉडी में हमारे सेल्स ऐसे हैं जो आपको अनुभूति कराते हैं, जिसको हम कहते हैं इंट्यूशन। तो आपकी इंट्यूशनल पावर कितनी, जिसकी स्ट्रांग है, जिसकी भी स्ट्रांग है, उसका सेल्फ लव बहुत अच्छा है। तो वो अपने शरीर के साथ माइंडफुल है। अब जो लोग इसको पॉल्यूट कर रहे हैं विद स्मोक, अल्कोहल और ऐसी कोई तामसिक चीज से, तो उनका एक कट बन रहा है। मतलब आप कह रहे हो वो बैरियर बन गया अपने आप से ही धीरे धीरे। और मैं कहती हूँ डिप्रेशन का सबसे बड़ा साइन है अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा जंक फूड खाता है। जंक फूड खाने का आपका मन ही तब करेगा जंक फूड खाने का जब आप सैड है। तो ये बहुत सही बात है, ये धीरे धीरे लोग समझेंगे, एक्सेप्टेंस कम है लोगों में, पर ऐसा है। और जितना भी आप कंज्यूम कर रहे हैं अपनी बॉडी से डिटैच हो रहे हैं, माइंडफुल नहीं, कॉन्शियसली नहीं, आप जिस चीज को अडोर कर रहे हैं ना, वो अनकॉन्शियसली आपकी लाइफ से चला जाएगा। मुझे इसकी वैल्यू ही नहीं पता, तो कोई भी एक्सटर्नल ट्रिगर आएगा, मैं सबसे पहले इसी खत्म करूंगी। विनाश काले विपरीत बुद्धि। राइट राइट राइट। हाँ, बहुत से लोग हैं जो अपनी नसों के ऊपर ब्लेड चला रहे होते हैं, बहुत से लोग हैं जो अपने आप को ही थप्पड़ मार रहे होते हैं, बहुत से लोग अपना माथा लेके दीवार पे मार देते हैं, बहुत अलग अलग तरीके से अपने आप को हर्ट करते हैं, अपनी बॉडी को, अपने मन को, अपने अपीयरेंस को, अपने करियर को खराब कर लेते हैं। तो वही मैं जानना चाहता था कि अ, इंसान कोई भी बाहरी प्रेशर लेने उसे ठीक नहीं कर तरीके से संभाल नहीं पाता, तो वो अपने आप को इतना कष्ट क्यों देता है? तो ये एक मेंटल ट्रॉमा हो सकता है या फिर क्या चीज़ है? अगर हम तैयार नहीं है किसी चीज के लिए, तो वो तो हमें परेशान करेगा ही। हमारी जो वुमेन लाइफ हो गई है ना अभी फिलहाल के लिए में, ऐसा हम कंडीशन हो चुके हैं कि हर चीज के लिए हम बाहर जाने की कोशिश करते हैं। लगता है ये बाहर से मिलेगा, कोई हमारे लिए करते हैं। लेकिन क्या आप उस चीज को डिजर्व करते हो? ऑनेस्ट ग्राउंड पे कोई सोचता ही नहीं। अगर मैं अपने लिए रिस्पेक्ट ढूंढूं, ठीक है, मैंने अपने लिए रिस्पेक्ट ढूंढी, तो क्या मैंने उस चीज को अर्न करा? अगर मैं आपके पास टाइमली पहुंची, मेरा आपके साथ जो कमिटमेंट था उस कमिटमेंट पे फुलफिल रही, तो आपका एक बहुत सुंदर बिहेवियर निकल के आया। अब मैं उस चीज को डिजर्व कर रही हूँ। लेकिन अगर यही मैं आपको परेशान करती, आज का अपॉइंटमेंट देके बोलती नहीं मैं 3 दिन बाद आऊंगी, 3 दिन बाद भी लेट आती, तो क्या वो इमेज बनती? आई वुड नॉट बी डिजर्व। अभी आपने एक बात बोली, मेरे दिमाग में एक और बात स्ट्राइक की। बहुत बार, जैसे सेल्फ लव की बात कर रहा हूँ, बहुत बार मैंने देखा है लोगों को ना अपने आप को गालियां दे रहे हो, तेरे अंदर ही कमी है, तू ही गलत है। मतलब अपने आप को शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को कर्स कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर कोई लोग ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली सबसे पहले तो ये चीज करना छोड़ दें। और एक्सेप्टेंस अलग है और अपने आप को कर्स करना अलग है। ठीक है, मुझसे कोई चीज नहीं हो रही, मैं किसी चीज में मान लो कोई इंसान है जो, कल ही मेरे पास एक क्लाइंट आए थे जो मुझसे कह रहे हैं मैं बार बार बिजनेस में फेल हो जाता हूँ, जब भी मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करता हूँ पैसे डूब जाते हैं। एक्नॉलेज कर दिया कि आपसे गलतियां हो रही है, लेकिन अब आप यही गलती हो, आप यही करोगे हमेशा, ये सच नहीं है। ये आज तक होता रहे पर हाँ, आगे नहीं होगा। हाँ, यू कैन ब्रेक द पैटर्न। आप पिछली गलतियों से सीखो कि क्या गलती हुई और क्या मेरे अंदर ऐसा था। मैं कह रही हूँ कि इमोशंस का बड़ा फर्क पड़ता है। आप अगर डर से कोई चीज शुरू करोगे आउट ऑफ फियर, तो वो निगेटिव आएगा। 1% डाउट, 100% डाउट। तो वो डाउट और फियर के साथ, एंगर, एंजाइटी के साथ आप कोई चीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो वो फीलिंग्स जनरेट करना बहुत जरूरी है अपने अंदर, वो इमोशंस जनरेट करना। होगा कैसे ये इमोशन जनरेट? मैं बोलती हूँ कि आपको दूसरे को देख के अच्छा लग रहा है क्या? इफ आई वॉन्ट टू बी लाइक यू, तो क्या मुझे आपकी सक्सेस देख के अच्छा लग रहा है क्या? नहीं अच्छा लग रहा है तो आई एम नॉट डिजर्विंग दैट सक्सेस। अगर कोई चीज मुझे पसंद है तो वो तो हर जगह पसंद होगी ना। हाँ बिल्कुल। कई बार होता है कि मुझे कोई इंसान की स्माइल पसंद आ रही है, पर मैं किसी और को हंसते हुए देखना पसंद भी नहीं कर रहा, तो फिर इसका मतलब मैं वो स्माइल डिजर्व ही नहीं कर रहा। आपको आपको स्माइल की वैल्यू नहीं है। हाँ। आपको पता नहीं है वो खुशी क्या होती है। ये तो मेरे साथ बहुत होता था पहले। तो मैं थोड़ा सा सेल्फ वर्थ मेरा डाउन भी हो गया था, मतलब जब मैं बच्ची थी। बट अब मुझे नहीं फर्क पड़ता कि कोई मुझे क्या बोलता है। पहले किसी ने बोल दिया अरे जिसके पिंपल्स है, जो काली है, जो ये है, वो मुझे डिफाइन ही नहीं करता। और उस समय वो डिफाइन इसलिए करता था क्योंकि मुझे भी बिलीव था कि मैं सुंदर नहीं। हाँ। अब मुझे बिलीव है मैं सुंदर हूँ। And yes, you are. Thank you. 369 manifestation technique. What is that?
ये टेक्निक लोग करते हैं दिन में 3 बार और 45 डेज के लिए करना चाहिए। तो एक अपने अफर्मेशन बना ली, जैसा कि मैंने पहले बताया था, थैंक यू के साथ वो स्टार्ट करो, प्रेजेंट टेंस में वो अफर्मेशन बना लो एक गोल के लिए, एक बार में एक गोल, और उस गोल को सुबह आप उठो 3 बार उसको राइट करो सुबह में।